हेलो ऑल, वी आर बैक विद द हिस्ट्री पार्ट ऑफ घटना चक्र प्रीव्यू। ये प्रीव्यू क्या है? ये पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है। कौन कौन से पीवाईक्यू का? जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं, है ना, एंड इवन यूपीएससी के भी सारे पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन है। ठीक है, स्टेट एग्जाम्स जैसे यूपी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूके पीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, है ना, झारखंड पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, जम्मू कश्मीर पीएससी हो गया, आंध्र प्रदेश पीएससी हो गया, है ना। तो जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं सारे स्टेट एग्जाम्स में, उन सबके पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इंटरचेंज मतलब रिपीट होते रहते हैं। जैसे यूपी का बीपीएससी में आ गया, बीपीएससी में तो काफ़ी रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो इसलिए पीवाईक्यू का करना ज़रूरी है। जैसे कि देख लेते हैं, देखो सबसे पहले तो ये बुक हम लोग आज कवर करेंगे। इंडियन हिस्ट्री नाम से आती है प्रीव्यू, और हिंदी में आती है पूर्वालोकन। ओके, चलो देखो कौन कौन से पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं। जो भी हमने बताया ना, आईएएस के भी हैं, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के भी हैं, है ना, उत्तराखंड के भी हैं, एमपी के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, बिहार के भी हैं, देखो 1992 से लेकर 2023 तक। ओके, झारखंड के भी हैं। ओके, तो ये सारे हमारे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड होंगे उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं इसका। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का इंडेक्स देख लेते हैं। इसको 3 पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड किया है। पहले पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री है, ओके, दूसरे पार्ट में मेडिवियल हिस्ट्री है, ओके, एंड थर्ड पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री है। ओके, तो अब क्या है, जो हमने सीरीज़ बनाई थी प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी, है ना। अब क्योंकि प्रीलिम्स एंशिएंट एंड मिडीवियल का क्या होता है, पूरा फैक्चुअल होता है, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्चुअल है नहीं, है ना। तो लूसेंट प्लस घटना चक्र, इन दोनों को मिला के ही ये सीरीज़ मैंने बनाई थी यूपीएससी के लिए। ओके, तो ये जो हमारे ये 2 टॉपिक्स हैं, एंशिएंट एंड मिडीवियल, वो इसी से कवर हो जाएंगे। इसको घटना चक्र को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको आप प्रीलिम्स के लिए जो ये प्लेलिस्ट बनी थी, इसमें देखो क्या क्या है। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडीवियल हिस्ट्री है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अशोका के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है ना, संगम एज के बहुत क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, इसके बारे में पूछता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसको 40 मिनट्स में कवर किया हुआ है ना। और ये पूरे सब फैक्चुअल है। ठीक है, तो इसको आप इन वीडियोस को देख लेना, छोटी छोटी वीडियो है, 40 मिनट की, 14 मिनट की, 14 मिनट की, 16। ओके, तो ये है, इसको कवर कर लेना। ओके, तो इससे ये दोनों पार्ट हमारे कवर हो जाएंगे। इस सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी थोड़े जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन पर फोकस करेंगे। ओके, जो कॉन्सेप्चुअल तो क्या मतलब, जो रीजंस वगैरह है, चैलेंजेस वगैरह है ना, वो उस टाइप की चीज़ें हम लोग निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो मेंस में आती है। ठीक है, तो अगर मेंस के भी देखनी है तो मेंस की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की। उसके 2-3 पार्ट्स बचे हुए हैं, वो आई ट्राई कि इस वीक में कवर कर दें। ठीक है, तो इससे आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ओके, तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, फालतू की जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमने हटाई दी हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन बैंक उठाना है, घटना चक्र का ही, मतलब ये जो बुक है इसी में लास्ट चैप्टर के लास्ट में दे रखा होता है। ओके, उससे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना है, बस इतना करना है, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले वास्को दा गामा आए थे। इनको कौन लाया था? एक गाइड था, इसका नाम था अब्दुल माजिद। ठीक है, ये सब नाम याद रखने हैं। ठीक, अब्दुल माजिद इनको गाइड करके लाए थे। कहाँ पे आए थे? कैलीकट में, 1498 में। ओके, इसमें थोड़े मॉडर्न हिस्ट्री में ईयर्स भी याद रखने हैं यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस एंड स्पेशली बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो 1498 में आए थे वास्को दा गामा विद अब्दुल माजिद। ठीक है, उस टाइप पे रूलर कौन था? कैलीकट का जामोरिन। ओके, फिर इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए थे 1505 में। ओके, ये पहले ही वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर एंड वाइसरॉय। ओके, अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अप्लाई की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? एक तरह से जो मतलब जो पानी में, रिवर एंड ओशंस में किसी शिप को पास होना है ना, तो एक तरह से जैसे हाईवेज पे टोल्स होता है ना, उसी टाइप का ये लोग टोल्स वसूलते थे। ठीक है, मतलब पास देते थे। ठीक है, तो बिना पास के कोई भी शिप इनके परमिशन के बिना पास नहीं हो सकती थी, उसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, उसके बाद ये एल होगा यहाँ पे, अल्फोंसो डी एल्बुकर्की आए। ओके, इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोवा और बीजापुर, इन दोनों पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, इन्हीं को ही रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने कैप्चर क्या क्या किया था? मलक्का स्टेट, है ना, एंड हॉर्मूज स्टेट। ओके, जो अरेबियन सी में है ना, अरेबियन ओशन में, मलक्का एंड हॉर्मूज, इन दोनों को कैप्चर किया था। फिर एल्बुकर्की के बाद कौन से पोर्चुगीज आए? नीनो डा कुन्हा। ठीक है, अच्छा, इंडिया का जो रूट था ना, सी रूट, वो वास्को दा गामा ने डिस्कवर किया था, जबकि जो स्पेनिश ट्रैवलर थे कोलंबस, उन्होंने अमेरिका का डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखना, इंडिया का वास्को दा गामा एंड अमेरिका का कोलंबस। ओके, अच्छा, कैप्टन कुक थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का रूट डिस्कवर किया था। ठीक है, ये सारे नाम याद हैं, नाम याद करने हैं। वास्को दा गामा इंडिया, कोलंबस अमेरिका, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया, एंड तस्मान ये हॉलैंड से थे। ठीक है, इन्होंने वैन डीमन्स लैंड, जो मतलब अभी करंटली का तस्मानिया है ना, उसको पहले वैन डीमन्स लैंड बोलते थे। ठीक है, तो उसको इन्होंने डिस्कवर किया था, और साथ में न्यूजीलैंड को भी। ठीक है, तो ये कुछ नाम याद करने हैं, किसने क्या डिस्कवर किया था। अच्छा, सीक्वेंस ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सारी स्टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो, PDEDF।
ठीक है, कर पाओ तो, नहीं तो फिर वैसे भी कर ही सकते हो। पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच, ठीक है, ये सीक्वेंस था। सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे और सबसे लास्ट में भी पोर्चुगीज़ ही गए थे इंडिया से, ये भी याद रखना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पोर्चुगीज़ ने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, कहाँ पर? कोचिन में, ठीक है, और दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में, ये याद रखना है, पहली कोचिन में, दूसरी कन्नूर में। ओके, 1505 में। उसके बाद डच पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करी थी। ओके, ये भी याद रखना है कि पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी थी? डच की। ओके, उसके बाद इन 1599 में एक ग्रुप था, है ना, मर्चेंट एडवेंचरर नाम का, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी को और क्या बोलते थे? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज इन इंग्लैंड। ओके, तो इसमें क्या याद रखना है? एक तो ये ग्रुप का नाम याद रखना है। ओके, इसका ये जो दूसरा नाम है ये याद नहीं रखना है, और ये याद रखना है। 1599 में एक ग्रुप था मर्चेंट एडवेंचरर्स, इन्होंने बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिशर्स की थी। ओके, तो जो जहांगीर का जब टाइम चल रहा था, ओके, उस टाइम पर इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली टेम्परेरी फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम में, और पहली परमानेंट फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? सूरत में। ठीक है, तो पहली टेम्परेरी मसूलीपट्टनम, पहली परमानेंट सूरत में, ये याद रखना है। ओके, अच्छा, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? इन्होंने भी सूरत में ही बनाई थी, ठीक है, बट इन्होंने 1616 में बनाई थी। ओके, 1613 में ब्रिटिशर्स ने एंड 1616 में डच ने। ओके, उसके बाद फ्रेंच ने ही बनाई थी, 1668 में बनाई थी। ठीक है, तो ये याद रखना, मतलब इनके ईयर ना याद रखो, बट ये याद रखना कि पहली फैक्ट्री, पहली टेम्परेरी एंड पहली परमानेंट कहाँ बनाई थी। सिमिलरली डच की पहली फैक्ट्री भी सूरत में ही थी, ये याद रखना है। ओके, अच्छा, जो थॉमस बेस्ट थे, है ना, इन्होंने पोर्चुगीज़ को डिफीट कर दिया था साउली में अपनी नेवी से, है ना, इसी से फिर जो मुगल एम्परर थे वो बड़े इंप्रेस हो गए, तो उनको ग्रांट देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, थॉमस बेस्ट, इन्होंने आया था पोर्चुगीज़ को एट अ प्लेस नेम्ड साउली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। ओके, तो जैसे हम लोग जानते हैं मुर्शीद कुली खान लास्ट गवर्नर थे बंगाल के, जिनको अपॉइंट किया था मुगल किंग ने। उसके बाद जितने भी थे वो सब इंडिपेंडेंट किंग्स थे इनके। ओके, वो ज़्यादा मुगल किंग के बातों को मानते नहीं थे। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, जो उनकी कैपिटल होती थी उसको शिफ्ट कर दिया मकसूदाबाद, ढाका से। ठीक है, और उसका नाम चेंज कर दिया, मतलब ये जो मकसूदाबाद था उसका नाम चेंज करके मुर्शिदाबाद कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर ली। ये क्यों करी थी? ताकि ब्रिटिशर्स का जो इंटरफेरेंस है ना, वो कम हो सके। ओके, फिर मुर्शीद कुली खान के बाद कौन आए? अलीवर्दी खान। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो यूरोपियंस थे ये उनको हनी बीज की तरह ट्रीट करते थे, है ना, ट्रीट क्या मतलब मानते थे। हनी बी में क्या होता है, जब तक तुम उनको छेड़ोगे नहीं तब तक तो सब ठीक है ना, वो अपना काम करते रहेंगे, बट एक बार अगर छोड़ दिया तो फिर वो जब तक तुम्हारा काट नहीं लेंगे तुमको तब तक मानती नहीं है। तो वही इन्होंने बोला था, देखो, हनी बी सेड दैट इफ दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब दे विल गिव यू हनी एंड इफ ट्राई टू डिस्टर्ब देम दे विल बाइट यू टिल दैट। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हनी बीज से किसने कंपेयर किया था यूरोपियंस को? तो अलीवर्दी खान ने किया था। ठीक है, फिर इनकी डेथ के बाद कौन आए थे? इनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। ओके, इन्हीं के टाइम पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। ओके, ब्लैक होल ट्रेजेडी बेसिकली क्या थी? एक छोटा सा रूम था, है ना, देखो लिखा होगा 18 फीट इंटू 14 फीट। ठीक है, इतने में कितने लोग थे? 146। 18 इंटू 14 फीट का एक रूम था। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा रूम नहीं होता है, छोटा ही रूम होता है ना। इसमें इसने 146 ब्रिटिशर्स को डाल दिया था। ठीक है, और इसमें भी कोई भी विंडो वगैरह नहीं थी इस रूम में। ठीक है, तो ड्यू टू सफोकेशन इसमें 120 कितने, सिर्फ 23 बचे थे और बाकी सब सफोकेशन से मर गए थे। ओके, तो कितने बचे? 123 बचे थे। ओके, इसी को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसके बाद 1757 में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासे। ठीक है, तो उसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ओके, और बंगाल से कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, 1757 बैटल ऑफ प्लासे, इनकी तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, इधर से कौन थे? सिराजुद्दौला। ओके, फिर अच्छा, बैटल ऑफ प्लासे हुआ कहाँ था? ये रिवर्स भागीरथी के बैंक पर हुआ था, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके बाद जो शुजा-उद-दौला थे, है ना, मतलब ये बेसिकली नवाब ऑफ अवध थे। ओके, तो बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद इनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली गई थी, इलाहाबाद ट्रीटी, रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। ओके, अच्छा, मीर कासिम, जब ये बैटल ऑफ प्लासे हुआ था ना, तो इन्हीं को ही बना दिया गया था नवाब ऑफ बंगाल। ओके, सिराजुद्दौला को हटा के, तो ही वॉज द एबलेस्ट अमंग द सक्सेसर्स ऑफ अलीवर्दी खान। ठीक है, अच्छा, मीर कासिम ने क्या किया, इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया मुंगेर में, मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में इन्होंने करी थी ना, मकसूदाबाद से का नाम चेंज कर दिया था मुर्शिदाबाद, तो इन्होंने मीर कासिम ने कैपिटल चेंज कर ली मुंगेर में। ओके, ताकि ये कलकत्ता से थोड़ा दूर जा सकें, है ना, कलकत्ता में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। ओके, जो मकसूदाबाद था ना, मकसूदाबाद मतलब मुर्शिदाबाद था, वो ब्रिटिश कलकत्ता के बिल्कुल पास में था। ओके, अच्छा, इन्होंने अपनी यूरोपियन मेथड्स पे ही अपनी आर्मी ट्रेन करी थी। ठीक है, मीर कासिम ने। ओके, इवन जो इनके जो ट्रेनर्स होते थे
तो आर्मी को ट्रेन करते थे वो भी यूरोपियंस ही होते थे, मतलब ब्रिटिशर्स तो नहीं होते थे, बट जैसे पोर्चुगीज़ हो गए, है ना, तो वो होते थे, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स के सियाए रहते थे। फिर क्या हुआ, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुगल किंग शाह आलम II, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, है ना, बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या हुआ, मीर कासिम को हटा के फिर से इन्होंने मीर जाफ़र को बना दिया था नवाब ऑफ बंगाल। ओके, ये देखो बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा, इसमें किसने लीड किया था, हेक्टर मनरो ने। पहले किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, अब हेक्टर मनरो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नाम कुछ याद करने हैं, जैसे कि क्या, मीर कासिम तो याद रहेगा, शुजा-उद-दौला भी रहेगा, किंग कौन था, मुगल किंग शाह आलम II, ये याद रखना है। इनकी तरफ से कौन था, हेक्टर मनरो, वो याद करना है। और कौन सा ईयर था, 1764। ओके, बैटल ऑफ पलासे 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। ओके, अक्टूबर याद कर पाओ तो वो भी कर लेना। ठीक है, और इसमें क्या देखना है, शाह आलम II इशूड अ डिक्री ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। मतलब वही है, जब बैटल ऑफ बक्सर में ये लोग हार गए, तीनों की फोर्सेस हार गई, तो शाह आलम II मतलब जो मुगल एम्परर थे उनको दीवानी राइट्स देनी पड़ी थी बंगाल, बिहार एंड ओडिशा का। ठीक है, तो बेसिकली ये जितना भी इधर का पार्ट था, ईस्ट कोस्ट वाला पार्ट था, वो पूरा अपना ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था। ओके, 26 लाख के एनुअल पेमेंट के उसके बदले में दिया था इनकी दीवानी राइट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रीजनल स्टेट्स देख लेते हैं, जैसे पंजाब और मैसूर, इनमें क्या चल रहा था। ठीक है, तो पंजाब में रंजीत सिंह थे। ठीक है, ये ही वॉज बॉर्न टू अ चीफ ऑफ शूकर चकिया मिसल। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार ही आ चुका है। रंजीत सिंह कौन सी मिसल से थे। ठीक है, तो मिसल एक तरह का मतलब क्लैन समझ लो। ओके, कौन से क्लैन से थे, शूकर चकिया। ओके, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन्हीं ने साइन करी थी, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। ओके, इन्होंने मुल्तान कैप्चर किया था, कश्मीर कैप्चर किया था। ओके, और पेशावर, ये तीनों, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, ये तीनों इन्हीं के कंट्रोल में थे। ठीक है, अब 1798 में क्या हुआ, जमन शाह, इन्होंने अटैक कर दिया पंजाब पर। ठीक है, बट वापस जाते टाइम इनके जो कैनन्स थे वो गिर गए चेनाब रिवर में, है ना, उसमें बह गए। तो इन्होंने क्या किया, रंजीत सिंह ने उनके जो कैनन्स थे वो रिवर से निकाल के इनके घर पर भेज दी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो जमन शाह थे वो इनसे बहुत खुश हुए रंजीत सिंह से, तो इन्होंने राइट्स दे दिए किसके, मतलब रंजीत सिंह को लाहौर पर रूल करने के राइट्स दे दिए। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला पार्ट था ना, वो रंजीत सिंह के अंडर में आ गया था। ओके, लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, कश्मीर, ठीक है, पेशावर, ये सब इसी इन्हीं के कंट्रोल में आ गया था। ओके, ही वन सेड, गॉड वांट्स मी टू सेल ऑल द रिलीजन, सी ऑल द रिलीजन एज वन, सो ही टुक द लाइट ऑफ माई अदर आई। ठीक है, मतलब उनको एक आंख से दिखता नहीं था, इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला था। तो ये याद कर लेना, ये किसने लिखा था, है ना, ऐसे भी पूछ लेता है कि ये लाइन किसने लिखी, लिखी नहीं मतलब बोली। ओके, तो ये रंजीत सिंह ने बोली थी। ओके, अच्छा, जो आमिर शाह शुजा थे, अफगान के किंग थे, इन्होंने कोहिनूर गिफ्ट किया था रंजीत सिंह को। ठीक है, तो कोहिनूर की एंट्री इंडिया में इसी टाइम पर हुई थी। ओके, फिर रंजीत सिंह के बाद इनको सक्सीड किसने किया, खड़क सिंह ने। ठीक है, तो ये हो गया पंजाब का। तो महाराजा दिलीप सिंह ये लास्ट रूलर थे, ठीक है, सिख एम्पायर के। अच्छा, ये क्यों लास्ट रूलर थे, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट होकर रशिया चले गए थे, इसके बाद फिर सिख एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था। ओके, अब मैसूर को देख लेते हैं, है ना। तो मैसूर में पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इसमें कौन थे, हैदर अली थे। ठीक है, तो इसमें हैदर अली जीत गए ब्रिटिशर से। ओके, इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास ये साइन हुई। तो इसमें बेसिकली क्या याद रखना है कि कौन से मैसूर वॉर में किसने लीड किया एंड कौन जीता, और कौन सी ट्रीटी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट में हैदर अली थे, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे, है ना, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, सॉरी इलाहाबाद नहीं, मद्रास। ठीक है, इसमें विक्टोरियस कौन थे, हैदर अली। ओके, फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। ठीक है, इसमें भी हैदर अली थे, इन्होंने अलायंस बनाई निज़ाम एंड मराठास के साथ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ओके, तो इसमें क्या हुआ, हैदर अटैक्ड कर्नाटक एंड कैप्चर्ड आरकॉट बाय डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी अंडर कर्नल बेली। इनका नाम याद रखना है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ये थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। ओके, फिर 1781 हैदर अली फेस सर आयरकूट वो डिफीटेड हैदर अली। ठीक है, तो सेकंड में तो ये जीत गए, फर्स्ट में भी जीत गए, बट थर्ड में हार गए। ओके, क्योंकि कौन आ गया था, सर आयरकूट आ गए थे। ओके, फिर इनके बाद इनके बेटे आएंगे, टीपू सुल्तान, है ना, मेड सेरिंगापट्टनम हिज कैपिटल वेयर ही एस्टेब्लिश जैकोबिन क्लब। तो टीपू सुल्तान के बारे में क्या याद रखना है कि तो इन्होंने कैपिटल बनाई थी श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, और जैकोबिन क्लब इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, जैकोबिन क्लब किसने इस्टेब्लिश किया था, तो टीपू सुल्तान ने। ओके, तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था ना, उसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, इस पर भी यही थे, टीपू सुल्तान थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, यूपीएससी का भी फेवरेट है और स्टेट पीसीएस का भी फेवरेट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था, इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या था, बेसिकली इसका इमीडिएट इफेक्ट था इनकी जो पहले एनफील्ड राइफल चलती थी ना, है ना, तो जो पहले ब्राउन बेस्ट नाम की एक मस्केट गन चलती थी, उसको इन्होंने चेंज करके एनफील्ड राइफल लाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, और ऐसा बोला जाता था जो एनफील्ड राइफल की जो बुलेट्स थी, है ना,
वो एक पेपर से बनी होती थी, उनको पहले पेपर को मुंह से काटना पड़ता था, ठीक है। और ये जो पेपर होता था वो बीफ एंड मतलब काउ एंड पिग से बना होता था, ठीक है। इस वजह से अब काउ से हिंदूज ऑफेंड हो गए एंड पिग से मुस्लिम्स ऑफेंड हो गए, तो यही इसका इमीडिएट कॉज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, ठीक है। तो ये तो इमीडिएट इफेक्ट था, और भी बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग 29 मार्च 1857 से होती है, ठीक है। जब बैरकपुर के सोल्जर्स ने इसको फैट कंटेनिंग कार्टेजेस को यूज़ करना मना कर दिया, और जो मंगल पांडे थे, है ना, उन्होंने अटैक कर दिया अपने यूनिट पर, ठीक है, सार्जेंट मेजर पर बैरकपुर के ही, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 1857। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857, ये डेट याद करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि कब से स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो 10 मई 1857, कहाँ से? मेरठ से, ओके। There the 3rd Native Infantry refused to touch the new cartridges and openly rebelled against the authorities, ठीक है। They fired on their officers, freed their inmates from cells and marched towards Delhi, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ आने लायक है नहीं, इसमें बेसिकली ये याद रखनी है बस, ठीक। अब सिंबल क्या था 1857 रिवॉल्ट का? लोटस एंड रोटी, ओके। तो ये याद रखना है, ठीक है। डेट याद करनी है, सिंबल याद करना है। अब रूलर्स भी याद करना है, लोकल रूलर्स, है ना, किसने कहाँ पर लीड किया, ठीक है। तो खान बहादुर, इन्होंने रुहेलखंड, ठीक है, ये बरेली में आता है, यहाँ पर इन्होंने लीड किया, ओके। फिर रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने ग्वालियर बोल लो, है ना, या तो फिर झांसी बोल लो, दोनों ही जगह इन्होंने लीड किया, ठीक है। अच्छा, इनका बर्थ वाराणसी में हुआ था, यूपी में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इनका जो मैरिज थी वो महाराजा गंगाधर राव से हुई थी, ये ग्वालियर के किंग थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो गई महाराजा गंगाधर राव की, इनका कोई लीगल हायर नहीं था, है ना। तो इसी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर इन्होंने झांसी को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, इसी बात की लड़ाई थी झांसी में, ठीक है। वैसे ही तो इनके मतलब जो अगेंस्ट में कौन थे, एक तरफ तो रानी की झांसी थी ना, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स की तरफ से जनरल ह्यू हेनरी रोज, ओके। रोज याद कर लो, बाकी सब तो नाम याद आ ही जाएगा, ठीक है। ह्यू रोज ये बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है। तो इन्होंने क्या बोला था रानी ऑफ झांसी के बारे में? अमंग द इंडियन रिवोल्यूशनरीज द वुमेन लाइंग हियर इज द ओनली मैन, ठीक है। ये वुमेन किसके लिए बोल रहे हैं? झांसी की रानी के लिए, ठीक है। बेसिकली मतलब इन्होंने ये बोला था कि जितने भी यहाँ पे मर्द हैं उनमें सिर्फ एक ही मर्द है जो कि मतलब ये वुमेन है, तो यहाँ पे पड़ी हुई है, ओके। उनका जो ब्रेवरी थी उसको देखकर। अब लखनऊ में कौन थे लीडरशिप में? बेगम हजरत महल, इन्होंने अपने जो माइनर सन था बिजरिस कादिर, इनको डिक्लेयर कर दिया था कि ये किंग है, नवाब है, ओके। जबकि माइनर था तो लीगली इनको नहीं करना चाहिए, बट कर दिया था, तो इसी बात की लड़ाई थी, इनको भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर देना पड़ गया था, ओके। अच्छा, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था? कैंपबेल, ठीक है। तो कैंपबेल, और कानपुर में फिर कौन था? नाना साहेब एंड तांत्या टोपे। तांत्या टोपे उनके कमांडर इन चीफ थे नाना साहेब के, ठीक है। अब इनके रियल नेम भी याद रखना है, जैसे नाना साहेब का नाम क्या था? नाना धोंदो पंत, ओके, कानपुर की बात हो रही है। और तांत्या टोपे का रियल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तो नेम भी याद रखना है। तो झांसी हो गया, लखनऊ हो गया एंड कानपुर हो गया। फिर जगदीशपुर, है ना, या तो फिर बोलो आरा बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे किसने लीड किया था? कुंवर सिंह ने, ठीक है। वैसे ही दीवान मनीराम दत्त, इन्होंने असम में लीड किया था, ओके। ठाकुर कुशल सिंह, अच्छा, ये जो 1857 का रिवॉल्ट था ना, ये ज़्यादातर नॉर्थ में ही कंसंट्रेटेड था, ठीक है, मतलब दिल्ली से लेके आपका असम तक ये वाला ही पार्ट कवर हुआ था, बाकी जगह कोई भी इसका इफेक्ट नहीं था, है ना। बाकी जगह बल्कि लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में, ठीक है। ये हम लोग मेंस में कवर कर चुके हैं कि रीजंस क्या थे 1857 के रिवॉल्ट को फेलियर के लिए, वहाँ पे ये सब लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। ठाकुर कुशल सिंह ये आवा में थे, ठीक है। डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश एंड जोधपुर। वैसे मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैज़ाबाद में थे, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के बारे में ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनके बारे में ब्रिटिशर्स बोलते हैं, अ पर्सन फिल्ड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी एंड इमूवेबल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इज द बेस्ट सोल्जर अमंग ऑल रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। अ बाउंटी ऑफ 50,000 वॉज इन हिज हेड, ठीक है। 50,000 की बाउंटी थी इन्हीं के ऊपर, अहमदुल्ला शाह के ऊपर। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब भी उसी टाइम पर थे, इन्होंने अपने आंखों से 1857 का रिवॉल्ट देखा था, ठीक है। सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, है ना, और इसमें भी कौन? जो ग्वालियर के मिनिस्टर थे सर दिनकर राव, है ना, इन सब ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ठीक है। और ये जो मिनिस्टर थे हैदराबाद के सलार जंग, है ना, इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, इसी वजह से ही वॉज प्लेस्ड इन द सेम फॉर हिज लॉयल्टी, ठीक है। बेसिकली ये सब याद रखना है कि सिंधिया और ग्वालियर जो सर दिनकर राव थे, जैसे नाम आ जाएंगे, 4 नाम आ जाएंगे कि कौन कौन लीडरशिप में था 1857 में, तो उसमें एक नाम ये दे देंगे। तो ये लीडरशिप में नहीं थे, ये तो अपोजिशन में थे, ये तो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, ठीक है। वैसे ही सलार जंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस रिवॉल्ट वॉज अनेबल टू इन्फ्लुएंस द सदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो हम लोगों ने बात करी, सिर्फ नॉर्थ पार्ट ही इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है।
ये जो सिंधिया थे, ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, है ना, किंग ऑफ जोधपुर, नवाब भोपाल, ठीक है, तो इन सब ने पार्ट नहीं लिया था, इन सब ने उल्टा ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी। ओके, तो इसी के लिए जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग उस टाइम पर, ये याद रखना है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ये गवर्नर जनरल थे 1857 में। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। तो इन्होंने कहा था ये जो रूलर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ दिया, दीज रूलर्स एक्टेड एज अ बैरियर अगेंस्ट द हाई एंड फास्ट मूविंग वेव ऑफ सीज इन द एब्सेंस ऑफ विच वी वुड हैव वॉश्ड आउट फ्रॉम द इंडिया कम्प्लीटली। ठीक है, इसके लिए इनका कहने का मतलब है कि अगर ये रूलर्स ना होते, इन्होंने ही बैरियर का काम किया है, शॉक एब्जॉर्वर का काम किया है, अगर ये रूलर ना होते तो हम लोग कब का मतलब एक तरह से इनके हवा में बह गए होते, मतलब भगा दिए गए होते। ओके, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, ये याद रखना। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी देख लेते हैं। ये तो देख ही लिया कि गवर्नर जनरल थे 1857 के टाइम पर, ठीक है, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वाइस रॉय थे। क्योंकि क्या हुआ था 1857 के बाद जो रिफॉर्म्स आए थे ना 1858 में, उसमें जो गवर्नर जनरल था उसकी जगह फिर वाइस रॉय होने लगे थे अपॉइंट। ठीक है, तो लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय यही थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इन्होंने ही विडो रीमैरिज एक्ट लाए थे ये, ओके, 1856 का। उसके बाद सर सैयद अहमद खान, इन्होंने असबाबे बगावत हिंद लिखी थी, ठीक है, इसी के ऊपर 1857 रिवोल्ट के ऊपर। और आरसी मजुमदार, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी द सिपाही म्यूटिनी, ठीक है, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ओके, और इन्होंने ही कहा था आरसी मजुमदार ने, इट इज़ डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसमें भी इतना याद कर लो बस, इट इज़ नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने कहा था? आरसी मजुमदार ने। ठीक है, तो इसको पढ़ के जैसे इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको पढ़ के गुस्सा आती है कि इन्होंने बोला था कि ना तो ये पहला है ना नेशनल है और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो जो नेशनलिस्ट लोग होंगे ना, पेट्रियोटिक लोग होंगे, उनको गुस्सा आएगा कि ये कैसी बातें कर रहे हो, है ना। तो ऐसे याद कर लो, इस टाइप की इमोजी कुछ बन जाएगी आरसी मजुमदार पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है 2-3 बार इसलिए लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम वही था क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, तो हम लोग ने अभी देखा ना, गवर्नर जनरल को चेंज करके वाइसरॉय कर दिया था। ठीक है, और इसमें क्या चेंज हुआ था कि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट करती थी सारे अपने अफेयर्स, बट अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कौन रेगुलेट करने लगा था? क्वीन। ठीक है, तो यहाँ से क्वीन रूल स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्राउन रूल बोल लो। ओके, तो इससे पहले था कंपनी रूल, अब क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा 1857 के बाद से। ओके, और जितना भी एक्सपेंशन था, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह था ना, ये सब हटा दिया गया था कि अब और एक्सपेंशन नहीं करेंगे हम लोग ब्रिटिशर्स। ओके, आफ्टर द सप्रेशन ऑफ 1857 पील कमीशन फॉर्म हुई। ठीक है, इसका काम क्या था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, बेसिकली जो म्यूटिनी हुई ना, उसको आगे चल के ऐसा कुछ फिर से ना हो, तो उसके लिए पील कमीशन अपॉइंट हुई थी कि जो आर्मी है उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए आप रिकमेंडेशन दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने रेशियो वगैरह चेंज किया था। जैसे पहले क्या होता था, 8:1 होता था, मतलब 8 इंडियन सोल्जर्स पे 1 यूरोपियन सोल्जर होता था, तो इसको कम करके 2:1 कर दिया था। अब 1 इंडियन सोल्जर पे 2 यूरोपियन सोल्जर होते थे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे चेंजेस थे, वो लोग मेंस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें प्रीलिम्स के लिए बस इतना याद रखना है कि पील कमीशन किससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो इंडियन आर्मी के रिफॉर्म से रिलेटेड थी, रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट कौन है? अच्छा, जब अटैक हुआ था ना बैरकपुर में, तो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर जॉन बेनेट हियर्सी थे। ओके, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। विस्काउंट पाल्मर्स्टन, ठीक है, ये उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, तो ये 2 नाम और याद कर लो, जॉन बेनेट हियर्स्टे एंड विस्काउंट पाल्मर्स्टन, ये पीएम थे जब 1857 हुआ इंग्लैंड के। ओके, फिर देखते हैं जनरल जॉन निकोलस। ओके, ट्राइंग टू कैप्चर दिल्ली। सर मतलब ये बेसिकली ये सब क्या है, ये नेम्स ऑफ ब्रिटिशर्स हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लोकल रूलर्स देखे ना, कहाँ पे किसने लीडरशिप करी, रानी की झांसी, तांत्या टोपे, है ना, कुंवर सिंह, तो वैसे ही ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन थे, उनके नाम है। जैसे जनरल जॉन निकोलस, ये दिल्ली से थे। ओके, हेनरी लॉरेंस, हार्लॉक एंड नील, इन्होंने लखनऊ बेगम हजरत महल को सप्रेस किया था। ओके, एंड लॉरेंस, हार्लॉक, नील, इन्हीं के नाम पर आइलैंड्स भी थे, है ना, अंडमान एंड निकोबार में, इनका नाम चेंज करके अब शहीद द्वीप, है ना, कर दिया गया है। इन्होंने क्या बोला था, जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टाइलर ने, कि ये कॉन्स्पिरेसी थी हिंदूज़ की और मुस्लिम्स की। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा रिलीजियस एंगल दे दिया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। ओके, आउटरम ने क्या कहा था, दिस वाज अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी इन विच द हिंदूज कंसर्न्स वर यूज्ड फॉर द रिवॉल्ट। ओके, इट वाज ओनली अ सिपाही म्यूटिनी अकॉर्डिंग टू जॉन लॉरेंस एंड सीली। ठीक है, इन्होंने बोला था कि ये सिर्फ सिपाही म्यूटिनी है। तो ये कुछ मतलब टर्म्स हैं कि इन्होंने क्या बोला था, तो ये आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए याद करने हैं। ठीक है, 4-5 ही याद करेंगे, और जितने बेकार हैं जो रिपीट नहीं हुए PYQs में वो वैसे ही हटा दिए। ठीक है, PR होम्स के हिसाब से इट वाज अ वॉर बिटवीन बारबरिज्म एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, बारबरिज्म मतलब क्या होता है, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, तो इंडियंस को ये अनसिविलाइज्ड मानते थे, और सिविलाइजेशन मतलब अपने आप को बोल रहे हैं, इंग्लैंड को। ओके, VD सावरकर ने एक बुक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, द गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वो सुरेंद्र नाथ सिन्हा,
ठीक है। जो मतलब ऑफिशियल हिस्टोरियन थे ना इसको कवर करने वाले 1857 के रिवॉल्ट को, वो ये थे एस एन सेन, सुरेंद्र नाथ सिन्हा। इन्होंने बुक लिखी थी 1857 के नाम से ही बुक आई थी इनकी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब हम लोग पढ़ेंगे सिविल अपराइजिंग्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक तो ये सीक्वेंस याद रखना है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जस्ट बाद इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, ये कई बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, 1857 के जस्ट बाद कौन सा रिवॉल्ट हुआ था, तो वो हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट। ठीक है, इसमें ईयर याद रखो तो मतलब अच्छा है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ था, सन्यासी रिवॉल्ट 1763 में। ओके, उसके बाद हुआ था संथल रिवॉल्ट 1855 में। फिर क्या हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, उसके बाद इंडिगो रिवॉल्ट, और फिर लास्ट में पबना अपराइजिंग 1873 में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था, सन्यासी, संथल, 1857 का रिवॉल्ट, फिर इंडिगो रिवॉल्ट, फिर लास्ट में पबना अपराइजिंग। ओके, तो ये हो गया। चलो उसके बाद देख लेते हैं इंडिगो रिवॉल्ट क्या है। ठीक है, तो इंडिगो रिवॉल्ट सबसे पहले तो ये बंगाल में था। इसमें क्या था, 3 कठिया सिस्टम था। 3 कठिया सिस्टम था। ये क्या होता है, 3 कठिया मतलब होता है 3/20। ठीक है, तो 3/20 लैंड पर उनको इंडिगो उगाना पड़ता था। इंडिगो मतलब हिंदी में बोलें तो नील। ठीक है, नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, और ये पूरा ही मतलब कमर्शियल क्रॉप है, तो इससे फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। जो वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे और ज़मींदार थे उनको सिर्फ फ़ायदा होता था, वो एक्सपोर्ट करते थे इनको इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसी के लिए इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था। इसको लीड किसने किया था, अच्छा इन सब में सिविल अपराइजिंग हमें क्या देखना है कि इन सबको लीड किसने किया था, सबसे मेन चीज़ वही है। ठीक है, बाकी कुछ याद रहे ना रहे, बट ये याद रहना चाहिए। जैसे इंडिगो रिवॉल्ट ये दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास ने किया था लीड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी में ये भी है, जो ये नील दर्पण है ना, दीन बंधु मित्रा इन्होंने लिखा था, ओपनली पिक्चराइज द एट्रोसिटीज़ ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन ओनर्स ऑफ द फार्मर्स देयर। ठीक है, मतलब इन्होंने नील दर्पण में इसी का ही थीम जो थी नील दर्पण की, वो यही थी, इंडिगो रिवॉल्ट वाली। ओके, तो जो नील दर्पण था उसकी थीम क्या हो गई, इंडिगो रिवॉल्ट। ओके, सिमिलरली ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है ना, ये कहाँ से लिया गया, आनंद मठ नॉवेल से। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसकी थीम क्या थी, सन्यासी रिवॉल्ट। ठीक है, ये देखो सन्यासी रिवॉल्ट। ओके, तो ये 2 थीम याद रखनी है, नील दर्पण की इंडिगो एंड आनंद मठ की सन्यासी। ओके, वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन कांग्रेस सेशन ऑफ कलकत्ता 1896। ये याद रखना है, वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ पे सिंग किया गया था, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस 1896 ये ईयर। ठीक है, फिर वहाबी मूवमेंट ये किसने लीड किया था, सैयद अहमद बरेलवी। ओके, ये राय बरेली से थे। ओके, फिर देखते हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स विद हिज नेम्स इन पेशावर। ठीक है, यही जो सैयद पहलवी थे ना, उन्हीं ने। आफ्टर द डेथ ऑफ सैयद अहमद बरेलवी, Patna became a center of this movement. During this period, the leadership was provided to Maulvi Qasim, विलायत अली, इनायत अली एंड अहमदुल्ला। ठीक है, तो ये 5 नेम याद रखने हैं। एक तो ये हो गए सैयद अहमद बरेलवी, और 4 ये सब वहाबी से रिलेटेड है। ओके, फाउंडर कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी। ओके, पहले ये था पेशावर में, फिर बाद में कहा गया था पटना में इनके डेथ के बाद। ओके, इतना याद रखना है। फिर नेक्स्ट कुका मूवमेंट। ठीक है, ये भी वहाबी मूवमेंट की तरह था। वहाबी मूवमेंट किसने किन के लिए था, ये मेनली मुस्लिम्स का था, है ना, जबकि कुका मूवमेंट किसका था, ये सिख्स का था। ओके, बोथ स्टार्टेड एज अ रिलीजियस मूवमेंट बट लेटर दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट। दोनों ही रिलीजियस मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुए थे, बट बाद में पॉलिटिकल इनके एम्बिशन हो गए थे। ओके, और दोनों का एक गोल क्या था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है। ठीक है, अच्छा, ये जो कुका मूवमेंट ये किसने लीड किया था, ये लीड किया था भगत जवाहर मल। ओके, इनको सियां साहब भी कहा जाता था, भगवत जवाहर मल को सियां साहब भी कहा जाता था। ठीक है, इन्हीं ने ये स्टार्ट किया था कुका मूवमेंट। ओके, बट ये जो मूवमेंट है ना, ये फाउंड तो इन्होंने किया था भगत जवाहर मल ने, बट इसको लीड राम सिंह ने किया था। ठीक है, ये रंगून में एग्जाइल हो गए थे, जहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी 1885 में। ओके, तो ये 2 नाम याद रखने हैं, कुका मूवमेंट भगत जवाहर मल इन्होंने फाउंड किया, और लीड किसने किया, राम सिंह ने। ओके, भगत जवाहर मल को ही सियां साहब भी कहा जाता है। ओके, फिर देखते हैं पागलपंथीज। ये सेमी रिलीजियस ग्रुप्स थे। ठीक है, इनको फाउंड किसने किया था, करम शाह ने। ओके, और करम शाह के ही बेटे थे टीपू, फिर इनके बाद इन्होंने कैरी ऑन किया था टीपू ने। ये किस लिए था, ये जो ऑपरेशन होता था ना जमींदार्स के थ्रू, उसके अगेंस्ट में था। ठीक है, तो ये जमींदार्स के अगेंस्ट था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था, ये याद रखना। फिर देखते हैं फैराजी मूवमेंट, है ना, ये क्या था, ये जो फैराजीज होते थे ना, वो मुस्लिम सेक्ट, ये जो हाजी शरीयतुल्लाह थे उनके फॉलोअर्स होते थे। ओके, कहाँ पे, ईस्टर्न बंगाल वाली साइड में। ओके, तो जो इनके शरीयतुल्लाह, ये जो हाजी शरीयतुल्लाह, इनके जो सन थे दादू मियाँ, इन्होंने ये जो फॉलोअर्स थे इनको ऑर्गेनाइज किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसी को ही बोलते हैं हम लोग फैराजी मूवमेंट। ओके, एट द एंड ऑफ फॉलोअर्स ऑफ दिस सेक्ट गॉट मर्ज्ड विद वहाबी मूवमेंट। ठीक है, बाद में ये जो फैराजी मूवमेंट था ये वहाबी के साथ मर्ज हो गया था। ओके, तो ये कुछ सिविल अपराइजिंग्स थी। और देखते हैं कोल रिवॉल्ट, ये कहाँ हुआ था, ये भी छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। किसने लीड किया था, बुद्धू भगत। ठीक है, बस इतना याद रखना है, कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर रीजन, किसने किया था, बुद्धू भगत। ओके, अब ये देखो वही जो क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे वो इंपॉर्टेंट है इन म्यूटिनीज की। ठीक है, तो देख लेते हैं बंगाल सिपाही म्यूटिनी, ये 1764 में हुआ था। ओके, फिर वेलोर
सिपाही म्यूटिनी 1806 में हुआ था। ओके, ये बंगाल सिपाही म्यूटिनी ये वही है, बैटल ऑफ बक्सर वाली बात हो रही है। ठीक है, ये तो लिखा है ना, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757। ठीक है, फिर उसके बाद बक्सर 1764। फिर वेलोर म्यूटिनी ये हुई थी 1806 में। रिवॉल्ट ऑफ कच्छ 1819 में। कोल रिवॉल्ट अभी ऊपर जो पड़ा वो 1831 में। फिर संथल 1855 में। ओके, तो ये सीक्वेंस याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। ओके, फिर ये जो संथल है ना, संथल रिवॉल्ट 1855 में, इसको देख लेते हैं। तो ये जो संथल रिवॉल्ट है ना, ये कहाँ पे हुआ था? ये दमनी को एरिया में हुआ था। ये कहाँ पर है? भागलपुर एंड राजमहल हिल्स के बीच में पड़ता है। ठीक है, अब ये था किस चीज़ के ऊपर? कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लेते थे। ठीक है, तो उसी के लिए, उन्हीं के अगेंस्ट में ये था। ये देखो, मनी लेंडर्स एंड ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग देम टुगेदर, इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 50 to 500%, है ना। तो इसी बात की लड़ाई थी। तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? सिद्धू, कानू, चांद एंड भैरव। ये 4 भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद एंड भैरव। ठीक है, इन्होंने लीडरशिप दी थी। और ये जो सिद्धू थे, इन्हीं ने कहा था, गॉड सेड टू मी दैट दिस कंट्री इज नॉट ऑफ बॉसेस, गॉड विल फाइट फ्रॉम आवर साइड एंड इन दिस वे दीज बॉसेस एंड सोल्जर्स विल फाइट विद गॉड। ठीक है, तो इनका मानना ये था कि इनको गॉड ने भेजा है फार्मर्स की हेल्प के लिए। ठीक है, ऐसी कुछ ये बातें करते थे। फिर देख लेते हैं बिरसा मुंडा, है ना, मुंडर रिवॉल्ट, इन्हीं ने लीड किया था बिरसा मुंडा झारखंड में। ठीक है, पहले तो बिहार ही होता था उस टाइम पर, अब हो गया झारखंड। ओके, कब हुआ था? 1899। ठीक है, तो इनके कुछ ईयर्स याद कर लेना, क्योंकि ये सीक्वेंस में काम आते हैं, सीक्वेंस में अरेंज करने के, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने में काम आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी वही था। ठीक है, कलेक्टिव फार्मिंग प्रिवेल होती थी वहाँ पे, बट जो ज़मींदार थे उन्होंने लैंड को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो इनके जो ओल्ड एज प्रैक्टिस थी ना कलेक्टिव फार्मिंग की, वो डिस्टर्ब होने लगी। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट में उन्होंने फाइट की थी बिरसा मुंडा ने। इनको, इस रिवॉल्ट को सरदारी फाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे ये भी जो बिरसा मुंडा थे, जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा ना, सिद्धू बोलते थे कि हम मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, गॉड ने हमको बोला है, वैसे ही ये भी बातें करते थे। बिरसा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द मैसेंजर ऑफ गॉड। ओके, फिर ये खुंद कट्टी और मुंडारी, ये ट्रेडिशनल कलेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस थी मुंडास की। ठीक है, तो ये 2 टर्म याद कर सकते हो, मुंडारी एंड खुंद कट्टी। क्या है? कलेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस है। कौन करते थे? मुंडास। ओके, ऑफ झारखंड। ओके, ही इज कॉल्ड जगत पिता, बिरसा मुंडा की बात हो रही है। ओके, और धरती आबा, तो इनके ये 2 नाम हैं, ये भी पूछे जा चुके हैं। जगत पिता पूछा जा चुका है। ओके, ही सेड वी विल फाइट विद नॉन ट्राइबल्स एंड विल कलर दिस लैंड रेड विद देयर ब्लड लाइक अ रेड फ्लैग। ठीक है, तो ये याद कर लेना कि ये सब किसने कहा था? बिरसा मुंडा ने। ही कॉल्ड फॉर द वर्शिप ऑफ वन गॉड सिंग बोंगा, रिनाउंसिंग द वर्शिप ऑफ अदर गॉड्स। ठीक है, मतलब बोलते थे कि सिर्फ एक ही गॉड की वर्शिप करो, और कौन से गॉड की? सिंग बोंगा नाम के गॉड थे। ठीक है, बाकी सबको रिनाउंस कर दो। नेक्स्ट देखते हैं मोपला रिवॉल्ट, ये 1921 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मलाबार एरिया में। ओके, ये किसके अगेंस्ट था? ये मुस्लिम का मनी लेंडर्स, जो हिंदू मनी लेंडर्स थे ना, है ना, उनके अगेंस्ट में था, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था, तो ये याद रखना। ओके, वैसे ये अहोम रिवॉल्ट है, इसको लीड किसने किया था? घूमधर कुंवर ने। ओके, और एक है ताना भगत मूवमेंट, इसको किसने किया था? जत्रा भगत, बलराम भगत एंड देवमेनिया भगत। ओके, तो ये कुछ मतलब लीडर्स के नाम याद कर लेना, अहोम के घूमधर एंड ताना भगत के भगत वाले ही हैं। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब देखते हैं एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका भी सीक्वेंस थोड़ा याद रखना कि सबसे पहले कौन सा कॉलेज बना, किसने बनवाया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं स्टेट पीसीएस में। तो सबसे पहले तो कैलकाटा मदरसा बना, ये किसने बनवाया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, फिर संस्कृत कॉलेज बना, ये किसने बनवाया? जॉनथन डंकन ने। ओके, ये कहाँ पे बना था? मतलब ये कहाँ से थे? बनारस से थे। ओके, तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक तो कैलकाटा मदरसा बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर संस्कृत कॉलेज बाय जॉनथन डंकन। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ये किसने इस्टेब्लिश करवाया है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं 1882 में डब्ल्यू हंटर, इन्होंने एक कमीशन लीड करी, हंटर कमीशन नाम की। तो ये हंटर कमीशन किससे रिलेटेड थी? एजुकेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हंटर कमीशन किससे रिलेटेड थी? एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये हंटर कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी? इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में चेंजेस की बात करी थी। ठीक है, कि इनको मतलब रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट करने होंगे प्राइमरी एजुकेशन में ब्रिटिशर्स को। ठीक है, और इसी के अंडर रंगपुर नेशनल स्कूल भी इस्टेब्लिश हुआ था, इसी के रिकमेंडेशन के अंडर। ओके, इट वाज द फर्स्ट माइलस्टोन इन द नेशनल एजुकेशन सेक्टर। ओके, और क्या हुआ? इसकी जो रिकमेंडेशन थी हंटर कमीशन की, उसी को एंडोर्स करने के लिए एक 1905 में सेशन हुआ, है ना, कलकत्ता सेशन जो हुआ था, उसमें एक डिसीजन लिया गया कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि नेशनल काउंसिल एजुकेशन कौन से सेशन में बनाया गया था? तो 1905 कलकत्ता सेशन में। ओके, इसमें क्या था कि टू प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड टू साइंस, नेशनल लिटरेचर एंड टेक्नोलॉजी। ओके, और वैसे 15 अगस्त 1906 में ये जो थे सदगुरु दास बनर्जी, इन्होंने नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाई। ओके, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था, उसमें भी 1 लाख रुपीज़ का प्रोविज़न था कि ये लोग 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन पर स्पेंड करेंगे। ओके, और कौन सी कमीशन थी? एक सैडलर कमीशन थी, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड थी। ओके, तो हम लोग सारी ये भी
देख लेंगे। जैसे कि दो तो हम लोग ने पढ़ ली, एक तो हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, एक थी रिलैक कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एक्ट सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कमीशंस थी। फिर क्या हुआ, विलियम बेंटिक ने मैकेले नाम के जो मेंबर थे, लॉ मेंबर, उनको अपॉइंट किया किसका हेड, पब्लिक एजुकेशन कमेटी के हेड के रूप में। उनको मतलब क्या डिसीजन लेना था, उनको डिसीजन ये लेना था कि ये जो एजुकेशन है वो किस में होगी, इंडियन लैंग्वेज में करें या फिर अपने इंग्लिश लैंग्वेज में करें, ठीक है। तो ये उनको रिकमेंडेशन देनी थी। तो जो मैकेले ने इंग्लिश एज अ मीडियम इसका रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। तो इन्होंने एक तरह से क्या किया, थ्योरी ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, है ना, तो उसी का ही इन्होंने एडवोकेट किया। अब ये डाउन फिल्ट्रेशन क्या होता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इनका बोलना था कि जो एलीट मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनको पढ़ा दो आप, है ना, फिर वो धीरे धीरे नीचे वालों को पढ़ाएंगे। तो इस वजह से ये फिर नीचे नीचे ऐसे एजुकेशन जाएगी। तो पहले एलीट सोसाइटी को पढ़ा दो, उनसे डिसेमिनेट होकर धीरे धीरे डाउनवर्ड जाके एजुकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी डाउनवर्ड थ्योरी, ओके, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिर क्या हुआ, फिर द सीड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया वॉज सोन बाय लॉर्ड मैकेलेज मिनट, है ना, इसी को ही बोला जाता है, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी ना उसी को ही बोला जाता है, लॉर्ड मैकेलेज मिनट, ओके। इन्होंने कहा था, अ सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, ठीक है। एक तरह से ये मतलब अपनी बड़बोली कर रहे थे कि हमारा जो लिटरेचर है वो बहुत अच्छा है, ऐसा बोल रहे थे कि सिंगल सेल्फ है एक लाइब्रेरी की यूरोपियन बुक्स की, वो बराबर है हमारी पूरी लिटरेचर के। क्या फालतू बात करके गए थे, ठीक है। द प्रपोजल ऑफ मैकेले वॉज एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, ये तो एक्सेप्ट करेंगे, इन्होंने ये पॉइंट किया था उनको, ओके। तो ऐसा था ये। तो इस तरह से फिर इंग्लिश एज अ मीडियम एक्सेप्ट हो गई। फिर बाद में वुड्स डिस्पैच आया, ठीक है। तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। वुड्स डिस्पैच को 1854 में आया था ये, ओके। इसको भी देख लेते हैं। ये क्या था, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इसके अंडर 3 यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी गई थी, कलकत्ता में, मद्रास में एंड बॉम्बे में, ठीक है। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की तरह ही था ये। फिर राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने भी काफ़ी काम किया मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने में, है ना। ही अलॉन्ग विद डेविड हरे एंड अलेक्जेंडर डफ हिंदू कॉलेज बनाया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदू कॉलेज किसने बनाया था, राजा राम मोहन रॉय विद डेविड हरे एंड अलेक्जेंडर डफ, ओके। वैसे ही मदन मोहन मालवीय, इन्होंने BHU, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बनाई थी 1916 में। तो ये था कुछ मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस, ओके। कांग्रेस से पहले कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो राजा राम मोहन रॉय, इन्हीं ने ही बनाया था, कौन सी, बंग भाषिका प्रकाशिका सभा, ओके, 1836 में, ओके। फिर ये जमींदारी एसोसिएशन, इसी को लैंड होल्डर सोसाइटी बोलते थे, ये किसने बनाई थी, द्वारकानाथ टैगोर जी ने, ओके। फिर देख लेते हैं, इसमें ये याद करना है कि किसने बनाई थी, बस, और कुछ नहीं याद करना है। पूना सार्वजनिक सभा, ये MG रनाडे एंड JV जोशी, इन्होंने फाउंड करी थी। इंडियन एसोसिएशन, ये किसने फाउंड करी थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी विद द हेल्प ऑफ आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो बस ये याद कर लो कि किसने की है, बाकी इसमें कुछ नहीं याद करने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक उठाना, घटना चक्र के उसमें देखना, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्यों फालतू में अंदर घुसना डिटेल में, ठीक है। अच्छा, ये जो बंगाली मैगजीन थी, ये भी इन्होंने की थी लॉन्च, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर लिया था, बट कोई टेक्निकल एरर की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, है ना। ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये स्टार्ट किया था किसने, राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव एंड देवेंद्र नाथ टैगोर, 3 लोगों ने मिलकर किया था, ओके। फिर जॉर्ज थॉमस, इन्होंने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फाउंड की थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये किसने किया था, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग एंड बैरुद्दीन त्याबजी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग एंड बैरुद्दीन त्याबजी, ओके। इन्हीं तीनों को मिला के त्रिमूर्ति ऑफ बॉम्बे भी बोला जाता है, ओके। तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो अच्छा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, और थ्योरी भी कहाँ से ये आई है, ये PYQs से ही उठा के थ्योरी बना दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये थ्योरी वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन बैंक उठाना घटना चक्र के, है ना, बुक से, और सारे जितने भी क्वेश्चन है वो एक बार लगा डालना। तो उससे क्या होगा, ये जितनी भी थ्योरी हम लोग ने पढ़ी है ना, वो भी रिवाइज हो जाएगी, और जो कुछ थोड़े 5-10% एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, है ना, वो भी आ जाएंगे। तो पूरी हमारी गैप फिलिंग हो जाएगी PYQs की, ओके। चलो इसको पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले तो ये किसने बनाया था, A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। A.O. का फुल फॉर्म क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ये कौन थे, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज के। इन्होंने 1884 में इस्टेब्लिश की थी इंडियन नेशनल यूनियन, जिसका बाद में फिर नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया था 1885 में, ओके। तो इसका जो सेशन हुआ था पहला, इसमें डेट्स भी याद है, ठीक, मतलब याद करनी है। जो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ये डेट याद कर लेना, आ चुकी है, पूछ चुके हैं पहले भी। कहाँ पे हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बॉम्बे में है ये, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखना। इस सेशन में दादा भाई नौरोजी ने सजेस्ट किया था
कि जो पहले नाम था ना इंडियन नेशनल यूनियन, इसका नाम चेंज करके कर दो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ से फिर नाम पड़ गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें टोटल 72 डेलीगेट्स आए थे। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, ओके। और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी वो खुद थे, AO ह्यूम, ठीक है। फिर लॉर्ड डफरिन, है ना, जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे, है ना। तो ये भी पूछ चुका है कि जब INC फॉर्म हुई थी उस टाइम पर हमारे वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो कि मतलब ये डफरिन है ना, डफर थे जो इन्होंने INC को फॉर्म होने दिया। INC नहीं, फिर इनको बाद में भगा दिया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो। ही मॉक्ड कांग्रेस एंड सेड, इन्होंने कहा था कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो ये किसने कहा था? डफरिन ने, ये याद रखना। अच्छा, जो फिर सेकंड सेशन हुआ था वो 1886 में कलकत्ता में हुआ। उसको किसने प्रिसाइड किया? दादा भाई नौरोजी ने, ओके। फिर बैरुद्दीन त्याबजी, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इन्होंने थर्ड सेशन को प्रेसिडेंट किया था, ओके, मद्रास में। तो ये यही सब याद रखना है। जैसे कि पहला किसने किया था? WC बनर्जी, दूसरा किसने किया? दादा भाई नौरोजी, तीसरा किसने किया? बैरुद्दीन त्याबजी, ये पहले मुस्लिम भी थे, ओके। और ये याद करना है लॉर्ड डफरिन, ठीक है, डफर थे जो INC को फॉर्म होने दिया, ओके। जॉर्ज यूल, ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल, ओके। इन्होंने फोर्थ सेशन प्रिसाइड की थी इलाहाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ लेते हैं। इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है, ओके। इन्होंने 1920 में लीड किया था, लीड किया मतलब प्रिसाइड किया था कांग्रेस सेशन को, ओके। और यहीं पे 1920 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे NCM इसको पास किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। एनी बेसेंट, है ना, ये फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी INC की, है ना। इन्होंने क्या कब किया था? 1916 में, ओके, जब इनका वो होम रूल लीग लॉन्च हुआ था 1916 में ही हुआ था ना, तो इस वजह से इन्होंने लीड किया था। अच्छा, ये शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसफिकल सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है, 1907 से 1913, ये नहीं याद करना है, बट ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ थियोसफिकल सोसाइटी थी ये, ओके। 1916 में होम रूल लीग, ये देख ही लिया, है ना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, ये भी देख लिया, ओके। अच्छा, इन्होंने 1917 में लीड किया था, ठीक है, 1916 में नहीं, ठीक है, वो गलत बोल दिया। अच्छा, जॉइंट सेशन ऑफ INC एंड मुस्लिम लीग हुआ था 1916 में, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, है ना। लखनऊ पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें दो काम इंपॉर्टेंट हुए थे। एक तो INC और मुस्लिम लीग में कोऑपरेशन हो गया था, है ना। और दूसरा क्या हुआ था, जो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स थे वो भी साथ में आ गए थे आफ्टर 9 ईयर्स, है ना। 1907 में हुआ था स्प्लिट, तो जाके 1916 में फिर से यूनियन हो गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है लखनऊ पैक्ट, ठीक है। इसी सेशन में 1916 में इन्होंने कहा था, तिलक ने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, मतलब स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो ये भी ऐसे भी पूछा जा चुका है कि कौन से सेशन में इन्होंने ये नारा दिया था, स्लोगन दिया था, ओके। और ये तो याद रखना ही है कि ये तिलक जी ने दिया था, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑब्वियस है, याद होनी चाहिए। अच्छा, 1900 में कर्जन वाइसरॉय थे, उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था कि कांग्रेस इज नाउ आ स्ट्रगलिंग एंड इज अबाउट टू फॉल, ड्यूरिंग माई स्टे इन इंडिया माई ओनली एम विल बी टू डिस्ट्रॉय कांग्रेस, ठीक है, ये कहा था। और बाद में क्या हुआ फिर सभी जानते हैं, ओके। तो इसमें यही याद रखना है कि किसने कहा था, कर्जन जी ने। डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि किसने कहा, और UPPCS में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक स्टेटमेंट लिख के दे देगा और बोल देगा ये किसने कहा है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट्स। अच्छा, महात्मा गांधी जी ने इन्होंने 1924 में प्रिसाइड किया था, एक ही बार किया था 1924 में। कौन सा सेशन? बेलगांव सेशन, ठीक है। और उसके जस्ट बाद सरोजिनी नायडू ने किया था, ओके, 1925 में, ओके। ये UP की गवर्नर भी थी पहली, है ना, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ओके। जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार प्रिसाइड किया था, एक 1929 में लाहौर में और दूसरा 1936 में लखनऊ में, ठीक है। और अच्छा, एक 3 बार किया था, एक ही साल में 2 बार कर दिया था, 1936 में एक बार अप्रैल में और एक 1936 में एक बार दिसंबर में, ये कहा हुआ था फैज़पुर, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 3 किए थे, लाहौर, फैज़पुर एंड लखनऊ, ठीक है। अच्छा, जो 51 सेशन था, हरिपुरा सेशन, है ना, इस नाम से ये फेमस है, हरिपुरा सेशन, इसको किसने प्रिसाइड किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ओके। और इसी सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो प्रिसाइड किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ओके। JB कृपलानी, ये जब इंडिपेंडेंस मिली थी ना 1947 में, उस टाइम पर ये प्रेसिडेंट थे INC के। ये भी पूछा जा चुका है कि प्रेसिडेंट मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर कौन प्रेसिडेंट थे, तो वो JB कृपलानी थे, ओके। फिर लास्ट, इनका भी नाम याद रखना है कि लास्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया, ठीक है। ये 50th सेशन 1948 में जयपुर में वो जो हुआ था, ठीक है। अच्छा, और चीज़ें, 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे जनगण मन, ये किसने कंपोज किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ओके। ये जो हमारा नेशनल एंथम है, इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 24 दिसंबर 1950, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। तो जनगण मन नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ? 24 जनवरी 1915, ओके, 1950 सॉरी। इट वॉज फर्स्ट संग एट कलकत्ता सेशन इन 1911, तो 1911 में पहली बार गाया गया था और अडॉप्ट कब किया गया एज अ नेशनल एंथम? 1950, ठीक है। फिर देखते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ओके। तो पहले तो यही समझ लो, जब से INC फॉर्म हुई 1885 से लेके 20 साल तक, 1905 तक,
इसमें इस पीरियड में किसका दबदबा था? मॉडरेट्स का। फिर 1905 से लेके नेक्स्ट 20 साल तक, 1925 तक मान लो, है ना, इसमें किसका दबदबा था? एक्सट्रीमिस्ट का। फिर 1925 के बाद तो फिर महात्मा गांधी जी ने टेक ओवर कर लिया था, तो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, इन सबको हटा के अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करने लगे थे, सत्याग्रह वगैरह, नॉन वायलेंस वगैरह। ओके, तो फर्स्ट 2 डेकेड्स ये देख लिया हम लोग ने। अच्छा, जो मॉडरेट्स के जो फेमस लीडर्स थे उनके नेम याद रखने हैं। ऐसे दे देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि इसमें एक्सट्रीमिस्ट कौन थे या फिर मॉडरेट्स कौन थे, तो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि मॉडरेट्स में सबसे फेमस कौन थे? दादा भाई नेहरू, ओके, इन्हीं ने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ओके, और कौन थे? SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव MG रनाडे, है ना, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एंड आनंद मोहन बोस। ये पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, है ना, गोपाल कृष्ण जी के गोखले, ठीक है, गोखले बोलते हैं इनको। ओके, और आनंद मोहन बोस, तो ये नाम याद कर लेना। ओके, अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे? जो ट्रियो फेमस है ना, लाल बाल पाल का, लाल बाल पाल, वो तीनों थे, प्लस औरबिंदो घोष, औरबिंदो घोष। ये 4 नाम तो पक्का याद रखना एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। फिर देखते हैं, फिरोज शाह मेहता वन सेड द वॉइस ऑफ कांग्रेस इज नॉट ऑफ मासेस बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स इन कॉन्टैक्ट विद द कांग्रेस टू अंडरस्टैंड दिस इमोशंस एंड प्रोपोगेट दिस नेशन टू द नेशन, ठीक है। गोपाल कृष्ण वॉज अ मॉडरेट लीडर, है ना, ये तो हम लोगों ने देख लिया। ये जो कहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, पता नहीं क्यों नहीं हटाया हमने, ठीक है। अच्छा, इसमें ये और याद करो कि जो मॉडरेट्स थे ना, ये ज़्यादातर सब एलीट क्लास के लोग थे, ठीक है। एजुकेशन मतलब जो जितने भी लिटरेट लोग थे वो सब थे, मतलब जितने भी हायर सोसाइटी थी ना, हायर कास्ट के लोग, वही इसमें ज़्यादातर थे। तो इनको मॉडरेट्स का जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि ये मासेस को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, ये सिर्फ एलीट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे। इनका जो टच था ना ग्राउंड से, मतलब जो फार्मर्स वगैरह हुए, है ना, ट्राइबल्स वगैरह हुए, उनसे इनको कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। ये देखो भैया, ही वॉज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी जी के, गोखले जी। ओके, फिर देखते हैं 1897 में गोखले एंड वाचा, इन्होंने वही दिया था, मतलब वही चीज़ बोला है यहाँ पे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, है ना। इन्होंने बोला था कि जो यहाँ की हमारी वेल्थ है ना इंडिया की, वो ड्रेन हो रही है, वो आप ले जाके इंग्लैंड ले जा रहे हो यहाँ से खाली करके, ठीक है। तो 2 लोगों ने बोला था, GK गोखले एंड वाचा, ठीक है, और एक लोग और थे, MG रनाडे, ठीक है। तो गोखले, वाचा एंड MG रनाडे, इन तीनों लोगों ने दिया था। तो उसी के लिए, मतलब प्रूफ करने के लिए इन लोगों को बुलाया गया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, ये तो आपने बोल दिया, बट इसको प्रूफ करके भी तो दिखाओ। तो उसी के लिए ये फॉर्म हुई थी वेलबी कमीशन, ठीक है। तो ये याद रखना, वेलबी कमीशन के से रिलेटेड थी। अच्छा, 1906 में एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस इमर्ज्ड इन पॉलिटिकल सिनेरियो, हम लोगों ने अभी देखा ही, 1905 के बाद एक्सट्रीमिस्ट लीडर आना शुरू हो गए थे, है ना। वही देखो, ट्रियो प्लस औरबिंदो घोष, लाल बाल पाल, लाला, ये देखो लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, ये 4 हैं, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? स्वराज। मॉडरेट्स का क्या था? मॉडरेट्स बोलते थे कि हमको रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है, मतलब आप हम पर रूल तो करिए, ब्रिटिशर से बोलते हैं आप रूल करिए, बट हमको रिफॉर्म्स दीजिए, ठीक है। बट इनका क्या था? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का था, नहीं, हमको रूल नहीं करिए आप, हमको स्वराज दे दीजिए, हम लोग खुद ही अपने ऊपर रूल कर लेंगे। स्वराज मतलब क्या होता है? सेल्फ रूल, है ना। तो वही था इन दोनों में डिफरेंस, ये आइडियोलॉजी में डिफरेंस था। तो वही एक्सट्रीमिस्ट लीडर स्वराज मांग रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, जबकि जो मॉडरेट्स थे वो सेल्फ रूल अंडर द कॉलोनियल एम्पायर, कॉलोनियल एम्पायर के अंदर सेल्फ रूल मांग रहे थे। ओके, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था, इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ओके, और लाल बाल पाल ट्रियो, ये तुम लोगों ने देख ही लिया। अच्छा, ये जो लाला लाजपत राय थे, वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट, है ना, ये हम लोग अभी देखेंगे 1927 में जो आई थी, है ना, तो उसी में इनके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट लाठी चार्ज हो गया था। ओके, तो इनके सर में लग गई थी, उसकी जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ओके, आफ्टर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ मजीनी, लाला लाजपत राय एक्सेप्टेड हिम एज इज पॉलिटिकल मेंटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि लाला लाजपत राय के पॉलिटिकल मेंटोर कौन थे, तो मजीनी, ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ही ट्रांसलेट किया था मजीनी की द ड्यूटी ऑफ मैन उर्दू में, ठीक है। लाला लाजपत राय की बात हो रही है, तो ये कुछ बातें हो गई लाला लाजपत राय के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं तिलक के बारे में। इनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ओके, 1908 में तिलक को 6 साल की जेल हो गई थी, ठीक है। तो 1904 में वो निकले थे, फिर 1904 में निकल के उन्होंने क्या कर दिया था? होम रूल लीग स्टार्ट कर दी थी। ओके, अच्छा, ये जो केसरी इनका मैगजीन थी, उसी के लिए इन लोग को इनको जेल में डाला गया था सेडिशन के एक्ट में। ओके, तिलक रोट गीता रहस्य, ये भी लिखी है, पेंडले जेल से लिखी थी, ठीक है। तो गीता रहस्य किसने लिखी है? तिलक जी ने। स्टार्टिंग शिवाजी महोत्सव एंड गणपति फेस्टिवल, ये तो बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है, अच्छा क्या मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल किसने स्टार्ट किए थे, ठीक है। स्टार्ट तो नहीं, मतलब इनको पॉपुलराइज किया था, ठीक है, तो तिलक ने किया था ये। इनका जो डेथ थी वो 1 अगस्त 1920 में हुई थी। एंड इस फ्यूनरल बायर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि जो इनकी फ्यूनरल बायर थी ना, मतलब जो अस्थियाँ क्या बोलते हैं, जो भी मतलब बोलते हैं, तो वो लिफ्ट की थी महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू एंड मौलाना हजरत मोहानी रीड हिज एलिजी आफ्टर हिज डेथ। ओके, तो इन 3 लोगों ने लिफ्ट करी थी, महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली एंड सैफुद्दीन किचलू। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और एलिजी किसने पढ़ी थी? मौलाना हजरत मोहानी। एलिजी क्या होता है? मतलब किसी के भी डिवाइस के बाद, डेथ के बाद जो सैड
पोएम टाइप की बोल लो उनके उनसे रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं एलिजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं कई बार। तो मित्र मेला किसने फाउंड किया था? अभिनव भारत के अंडर वी.डी. सावरकर जी ने। ठीक है, मतलब ये जो मित्र मेला था इन्हीं कोई बाद में चेंज करके अभिनव भारत कर दिया गया था। ओके, कौन थे फाउंडर? विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर। ओके, फिर देखते हैं व्यायाम मंडल, ये किसने फाउंड किया था? चापेकर ब्रदर्स। कौन थे? दामोदर हरि चापेकर एंड बालकृष्ण हरि चापेकर एंड वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, तो इनको शॉर्ट में चापेकर ब्रदर्स बोला जाता है, तो इन्होंने फाउंड किया था व्यायाम मंडल। ओके, अच्छा, ये जो चापेकर ब्रदर्स थे इन्हीं ने ही पूना प्लैग के जिसने हेड किया था, है ना, पूना प्लैग, है ना, जो रैंड एंड आइस्ट थे, लेफ्टिनेंट अयस्ट, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन हो, तो उनको इन्होंने मार दिया था, जिसकी वजह से दामोदर हरि चापेकर को हैंग कर दिया गया था। ओके, तो ये नाम याद रखने हैं, रैंड एंड अयस्ट, इनको किसने मारा था? चापेकर ब्रदर्स ने। ओके, फिर आनंद लक्ष्मण कन्हेरे, इन्होंने क्या किया था? नासिक के मजिस्ट्रेट को मार दिया था। ठीक है, उनका नाम क्या था? जैक्सन। फिर द प्लेस ऑफ बर्रा, है ना, बर्रा रॉबरी, ये ईस्ट बंगाल में प्लेस है बर्रा। ठीक है, बर्रा रॉबरी ये किसने किया था? द ग्रुप विच एग्जीक्यूटिव बर्रा रॉबरी वाज लेड बाय पुलिन बिहारी दास। ठीक है, तो बर्रा रॉबरी किसने करी थी? पुलिन बिहारी दास। ओके, फिर खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी, इन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया था किस पे? किंग्सफर्ड, बट वो बच के भाग गए थे, बल्कि उनकी जगह उनकी जो वाइफ थी और डॉटर थी वो उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके बाद से प्रफुल्ला चाकी थे, उन्होंने सुसाइड कर ली, और जो खुदीराम बोस थे वो पकड़ लिए गए और उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, फिर फॉर ऑपरेटिंग रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग रिवोल्यूशनरीज और ऑर्गेनाइज्ड एट कानपुर, है ना, फिर कानपुर में ही यंग लोगों के, मतलब जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे ना, उनकी मीटिंग हुई, और इसमें क्या डिसाइड हुआ? ये बनाएंगे HRA। HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी को ही फिर बाद में चेंज करके जब भगत सिंह आएंगे तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर देंगे, HSRA। ये कौन करेंगे? भगत सिंह। ठीक है, तो ये किसने फाइंड किया था? HRA, सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, JC चटर्जी एंड चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सचिन सान्याल। ठीक है, इन्हीं ने ककोरी डकैती इन्हीं ने की थी, HRA के जो मेंबर्स थे ना उन्हीं ने की थी ककोरी रॉबरी। ओके, इन्होंने एक ट्रेन को लूटा था जिसका नाम क्या था? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, ये लखनऊ के पास में ही पड़ता है ककोरी। ठीक है, तो वहीं पे इन्होंने ये ट्रेन को लूटा था। इसको एक बार नाम पूछा जा चुका है, BPSC में पूछा था शायद। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद यही मेंबर थे जो बच के भाग गए थे ककोरी के बाद, बाकी सब पकड़ लिए गए थे। असफुल्ला खान ये पहले मुस्लिम थे जिनको हैंग किया गया था फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, और ये ककोरी केस में ये भी इन्वॉल्व थे। फिर ये देखो ये आ गया HSRA, इन्होंने किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और भी कुछ लोग थे। ठीक है, कहाँ पे किया था? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में 1928 में। ठीक है, इन्हीं के जो 2 मेंबर थे HSRA के, 2 मेंबर थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने ही बॉम्ब फोड़ दिया था सेंट्रल असेंबली पे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था? 18 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, उनके खिलाफ केस करके उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन तीनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज, फिरोजपुर में। फिर और क्या हुआ था? एक चट्टागांव आर्मी रेड, ये किसने की थी? सूर्या सेन ने। ठीक है, इन्हीं कोई मास्टर दा भी बोला जाता है। कहाँ पे? ये चट्टागांव कहाँ पड़ता है? बंगाल के साइड में। ठीक है, फिर इन्हीं ने, ये जो सूर्या सेन थे ना, इन्हीं ने एक इंडियन रिपब्लिकन आर्मी भी बनाई थी। ठीक है, अच्छा, एक और थे जतिंद्र, इनको जतिन भी बोला जाता है ना, इन्होंने NCA में ही पार्ट लिया था, और इन्हीं ने ही जब वो भगत सिंह के बाद इन हंगर स्ट्राइक करी थी जेल में। बेसिकली क्या होता था? जेल में अनपैलेटेबल फूड मिलता था, मतलब ऐसा फूड मिलता था जो खाने लायक नहीं होता था। ठीक है, तो उसी के अगेंस्ट इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी जतिन ने। तो इनके 63 डेज तक फास्ट चला था, स्ट्राइक चली थी। ठीक है, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 में। ठीक है, और शांति घोष और सुनिधि चौधरी, इन दोनों ने मतलब इन दोनों स्कूल स्टूडेंट्स थी, इन्होंने अपने कलेक्टर पर गन फायर कर दी थी, उनको मार दिया था। वैसे बीना दास, इन्होंने गवर्नर को मार दिया था। ओके, भगत सिंह वन सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर 2 इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज़ ऑफ अ रिवोल्यूशनरी। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिख के आ जाए तो किसने कहा है? भगत सिंह ने। ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज़ थी, कौन सी? रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। अब नेक्स्ट देखते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया। ये तो थी अभी तक इंडिया के अंदर, अब बाहर की भी देख लेते हैं। जैसे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी। इसमें बेसिकली यही याद करना है कि कौन सी सोसाइटी किसने बनाई थी। ओके, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ओके, फिर अच्छा, इन्होंने सोशलिस्ट न्यूज़पेपर भी लिखा था। ठीक है, अच्छा, गदर पार्टी ये कहाँ पे थी? सैन फ्रांसिस्को। ओके, और जो गदर पार्टी थी ना, ये कोई पार्टी नहीं थी, ये तो निक नेम था। इनका रियल नेम क्या था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। किसने ये फाउंड करी थी? सोहन सिंह भकना। ठीक है, ये गदर नाम क्यों पड़ गया था? गदर नाम इसलिए पड़ गया था क्योंकि ये जो एसोसिएशन थी ना, ये न्यूज़पेपर निकालते थे गदर नाम का। ओके, इसी के वजह से इनका नाम गदर पार्टी पड़ गया था। ओके, इसमें कौन कौन मेंबर थे? बरकतुल्लाह, है ना,
रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा एंड काशीराम। तो ये थे। ये क्वेश्चन भी आया था 2022 में यूपीएससी के, है ना, कौन से मेंबर थे, तो वो यहाँ से सॉल्व हो जाता। ओके, अच्छा चलो मैडम भीखाजी कामा के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका क्या था, ये रुस्तम कामा के साथ एक तो मैरिड थी, रुस्तम कामा। तो इनको क्या हुआ था, प्लेग आ गया था, तो प्लेग की वजह से ये बीमार पड़ गई, है ना। तो इसकी वजह से इनको कनाडा जाना पड़ा इलाज कराने। तो कनाडा में फिर ये रिवोल्यूशनरीज से मिलने जाके वहाँ पे, तो उन्होंने इनको फिर मतलब उन्हीं के साथ ये फिर मिल गई थी। तो ये इनकी कुछ कहानी थी मैडम भीखाजी कामा की। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। हर पेरेंट्स वर पारसी, ठीक है। शी सर्व्ड एज द पर्सनल सेक्रेटरी टू दादा भाई नरोजी। ओके, तो पर्सनल सेक्रेटरी थी दादा भाई नरोजी की। सी वॉज मैरिड टू रुस्तम कामा, जो भी हम लोगों ने देखा है ना, ये एडवोकेट थे और सोशल वर्कर भी थे। अच्छा, इन्होंने ही पहला फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग लहराया था, कहाँ पर, स्टटगार्ट जर्मनी में, ठीक है। इंटरनेशनल कहाँ पे, एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था जिसको ज्वाइन किया था वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीखाजी, रुस्तम कामा, है ना, इन सब लोगों ने। जर्मनी में हो रहा था ये, ठीक है। शी वॉज फेमस एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ठीक है। तो मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट किसको कहा जाता है, भीखाजी रुस्तम कामा को। ओके, उधम सिंह, ये कौन थे, इन्होंने माइकल ओडायर इनको मारा था, है ना। माइकल ओडायर कौन थे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, जब जलियांवाला मैसेकर हुआ था ना उस टाइम पर, ठीक है। कोमागाटामारू इंसिडेंट, ये क्या था, ये बेसिकली बंगाल से एक शिप चली थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स थे, है ना, जो कि मतलब जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कनाडा जा रहे थे काम करने के लिए, है ना। तो कनाडा में इनकी एंट्री इन्होंने मना कर दी थी, तो ये वापस आई फिर शिप। अब इसके पास शिप में इतना खाना पीना तो था नहीं कि इनको तो सिर्फ जाना ही जाना था, बट फिर अभी वापस भी आए, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी हंगर की वजह से डेथ्स हो गई थी इस शिप में, है ना। तो लोग गुस्से में थे, तो ये जब वापस बंगाल में आए तो वहाँ पे एक पोर्ट था बजबज, वहीं जाके ये रुकी, तो इसकी वजह से उनको ब्रिटिश पुलिस के साथ मतलब हाथापाई हो गई थी। तो यही पूरा इंसिडेंट था, कोमागाटामारू इंसिडेंट। ओके, रास बिहारी बोस, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये फॉर्म करी थी, कहाँ पे, टोक्यो जापान में, ठीक है। तो ये याद कर लेना। और क्या है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, है ना। ये हम लोग मेंस वाले में भी कवर कर चुके हैं, उसमें हम लोग ने अच्छे से इशूज़, रीजनिंग, इशूज़, चैलेंजेस वगैरह देखे थे, है ना, क्यों हुआ था, इसका बैकग्राउंड भी देखा था। तो बेसिकली क्या था, 1903 में, इसको पहले समझ लेते हैं। 1903 में अनाउंस किया था इन्होंने, मतलब पब्लिक किया था कि हम लोग पार्टीशन करने वाले हैं, किसका, बंगाल का। क्यों, इन्होंने बोला ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे थे कि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, उसको एक स्टेट की तरह हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जबकि रियल रीज़न क्या थे कि बंगाल में बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जन्म ले रही थी, है ना, नेशनलिस्ट फीलिंग इमर्ज हो रही थी, तो उसको कर्ब करने के लिए, है ना, बस इसी के लिए इन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया था। और बंगाल का पार्टीशन भी इस तरह से इन्होंने किया था कि जितनी भी हिंदू पॉपुलेशन थी उनको अलग कर दिया था, जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनको अलग कर दिया था। किसकी वजह से, वही इनकी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो इस वजह से इन्होंने किया था, ठीक है। तो 1903 में पहली बार पब्लिक किया, 1905 में अनाउंस किया, है ना, और फिर 1911 में वापस जाके ये जो पार्टीशन था ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब वापस ले लेंगे इस डिसीजन को। ओके, तो ये थी पूरी टाइमलाइन। तो अब देखते हैं, ये देखो 1905 में अनाउंस किया, ठीक है, पब्लिक कब किया था, 1903 में। ओके, फिर क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन लागू हो गया, ठीक है। इसी दिन को ही मॉर्निंग डे मनाया गया, है ना, मतलब शोक का दिन। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, इस दिन को राखी दिवस की तरह मनाओ, मतलब ये जो बंगाल के दो पार्ट हुए हैं ये आपस में भाईचारा निभाएं, है ना, एक दूसरे को राखी बांधें, ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये याद रखना। बंगाल वॉज डिवाइडेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन, ठीक है, तो पार्टीशन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। फिर देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, यही इमीडिएट भी कॉज था स्वदेशी मूवमेंट का, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली क्या था, सेल्फ रूल मूवमेंट था, ठीक है। 1905 के आसपास एक्सट्रीमिस्ट आने लगे थे, तो वो स्वराज की मांग करने लगे थे, ठीक है। तो उनको एक बहाना मिल गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए कि हम लोग स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, ठीक है। इसमें कौन किसने लीड किया था, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, है ना। तो देख रहे हो ना सब कौन है, एक्सट्रीमिस्ट हैं सब। ओके, ये बंगाल में किसने लीड किया था, तिलक ने। ओके, अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय पंजाब में एंड यूपी में। सैयद हैदर अली, इन्होंने दिल्ली में लीड किया था। चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने मद्रास में लीड किया था, ठीक है। तो ये नाम कुछ याद करने हैं। ओके, अच्छा, ये जो अश्विनी कुमार दत्त थे, इन्होंने स्वदेश बंधव समिति ये फाउंड करी थी। ओके, अच्छा, इसमें जो फार्मर्स और मुस्लिम्स थे ना, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में, तो ये याद रखना। वंदे मातरम ये टाइटल सॉन्ग बन गया था, ओके, स्वदेशी मूवमेंट का। ये जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे H.W. नेविंसन, ठीक है, इन्हीं ने ही कवर करा था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, इन्हीं ने ही मतलब प्रिंट किया था इंग्लैंड में। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस के कुछ सेशंस, बनारस, कलकत्ता एंड सूरत। बनारस कब हुआ था? 1905 में। कलकत्ता कब हुआ था? 1906 में। और सूरत सेशन है ना, सूरत स्प्लिट के नाम से जो फेमस है, वो हुआ था 1907 में। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ईयर याद करो। फिर बनारस सेशन किसने प्रिसाइड किया था? जीके गोखले ने। इसी साल उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बनाई थी। ओके, फिर 1906 में क्या हुआ? मॉडरेट्स चाहते थे कि हम प्रेसिडेंट बनाएं किसको? दादा भाई नौरोजी को। ओके, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे वो चाहते थे तिलक या फिर लाला लाजपत राय में से किसी को बनाओ। तो फिर क्या हुआ? मॉडरेट्स जीत गए, है ना, और दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ओके, और इसी सेशन में, कलकत्ता सेशन में 1906 स्वदेशी अडॉप्ट हुआ था। ओके, पहले डिस्कस हुआ था बनारस सेशन में, बट पास किस में हुआ था? कलकत्ता सेशन में। ओके, और क्या क्या पास हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। ये 3 चीज़ें पास हुई थी 1906 में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कलकत्ता सेशन। ठीक है, अच्छा, ये तो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हीं को एक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना। और ये पहले इंडियन थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। इनकी एक मैगजीन भी आती थी रस्त गुफ्ता नाम से। ओके, और गोखले ने इनको कहा था कि मतलब इफ़ देयर इज़ गॉड समवेयर ही इज़ दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये किसने कहा था? गोखले ने। ये याद रखना है। फिर 1907 में क्या हुआ? फिर से वही एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे तिलक या फिर लाला लाजपत राय में से किसी को बनाओ प्रेसिडेंट। मॉडरेट्स क्या चाहते थे? रास बिहारी बोस को बनाओ, है ना, घोष को, सॉरी। तो फिर से क्या हुआ? फिर से मॉडरेट्स जीत गए, तो एक्सट्रीमिस्ट गुस्सा हो गए। तो 1907 में इसी वजह से स्प्लिट हो गया दोनों में, दोनों अलग अलग हो गए। ओके, इस वजह से फेमस है 1907 सूरत स्प्लिट। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग कैसे बनी, है ना। तो सबसे पहले ये याद कर लो 1906 में बनी थी। ओके, अक्टूबर 1906 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव शिमला में मिले। ठीक है, किसके लीडरशिप में? आगा खान की लीडरशिप में। और इन्होंने क्या किया कि हम मतलब बोला कि हम लोग को मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। ठीक है, उसी के लिए फिर कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ढाका में। ठीक है, यहीं पर फिर फॉर्मेशन हुआ मुस्लिम लीग का। ओके, 1906 में नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान प्रपोज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, यहाँ इसमें 56 मेंबर टेम्परेरी थे कमेटी में, है ना, विद मोहसिन उल मिल्क एंड विकार उल मुल्क, ये जॉइंट सेक्रेटरी थे, और आगा खान फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था मुस्लिम लीग का। ओके, सेशन ऑफ मुस्लिम लीग पर हेल्ड एट कराची इन 1907 और 1908 में अमृतसर में। तो इसमें क्या हुआ था? ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें ये लोग सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग करने लगे थे मुस्लिम, है ना। इसी की वजह से फिर ये चले गए मोर्ले के पास। मोर्ले कौन थे उस टाइम पे? वो थे SOS, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो ये वाइसरॉय थे, है ना। तो इन लोगों ने इनसे सेपरेट इलेक्ट्रेट मांग लिए। उसी के बाद जब हम लोग 1909 के रिफॉर्म देखेंगे ना, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इनको बोलते हैं, है ना, तो उसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट्स इसी वजह से आए थे। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, 1907 कराची एंड 1908 अमृतसर। ओके, तो वही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, जो लंदन की ब्रांच थी, है ना, वो किसने इस्टेब्लिश की थी मुस्लिम लीग की? सैयद अमीर अली। ठीक है, बस इसमें इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। वही चीज़ किसने, मतलब पहले तो लॉर्ड कर्जन थे, उसके बाद लॉर्ड मिंटो आ गए थे वाइसरॉय में, और SOS मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो कौन थे? मोर्ले। ठीक है, इसी वजह से इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसी में वही था सेपरेट इलेक्ट्रेट्स लिखा हुआ है जो भी हम लोगों ने बात करी। ओके, गांधी जी ने इसको क्या कहा था? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड अस कम्प्लीटली। बस इतना ही पढ़ना है। फिर क्या हुआ? दिल्ली दरबार हुआ, है ना। दिल्ली दरबार में क्या था? चेंज ऑफ कैपिटल, बंगाल से दिल्ली ले आए थे, है ना। बंगाल में भी कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था? वेलकम करने के लिए जो ब्रिटिश के किंग थे ना, जॉर्ज V एंड क्वीन मरी, उन्हीं को वेलकम करने के लिए ये दरबार लगाया गया था। ओके, 1911 में। और यहीं पर जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना, वो एनल कर दिया गया था। एनल मतलब ख़त्म कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। ठीक है, बंगाल गॉट द आइडेंटिटी ऑफ न्यू प्रोविंस। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड, बंगाल अनाउंस दैट बंगाल वुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और ओडिशा एंड बिहार को सेपरेट कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ सेशन कांग्रेस का, है ना, लखनऊ पैक्ट। ये हम लोग ने अभी पढ़ा ही था, लखनऊ पैक्ट क्या था, है ना। तो इसमें क्या था? 1916 में था। ये तो हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ ही चुके हैं, 1916 में हुआ था, है ना। इसको प्रिसाइड किसने किया था? अंबिका चरण मजुमदार। ये नहीं पढ़ा था, ये याद कर लेना। ओके, बाकी इसमें पूरा पढ़ा हुआ है कि मुस्लिम लीग और INC इनमें यूनियन हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में यूनियन हुआ था, है ना। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था लीग और कांग्रेस को यूनाइट करने में? एनी बेसेंट एंड तिलक ने। ठीक है, यही समझ लो कि 1916 में इन्हीं का दोनों का बोलबाला था। ठीक है, तभी तो इनका होम रूल लीग चल रहा था अच्छा खासा। ओके, ये देखो होम रूल लीग आ गया, तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था दोनों का ही अलग अलग था। तिलक का होम रूल लीग अलग था, एनी बेसेंट का अलग था, बट पहले स्टार्ट तिलक ने किया था। इन्होंने कब किया था? अप्रैल में।
फिर एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था, एक ही साल 1916 में। ओके, अच्छा बेसेंट, जो एनी बेसेंट थी, इनके 2 न्यूज़पेपर भी थे, है ना, न्यूज़पेपर या मैगजीन बोल लो। क्या नाम था? कॉमनवील एंड न्यू इंडिया। ओके, जबकि जो तिलक के न्यूज़पेपर का नाम क्या था? मराठा एंड केसरी। ठीक है, तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, हर इस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो बोलना ही नहीं है, कॉमनवील, न्यू इंडिया, बेसेंट, मराठा, केसरी, तिलक। ठीक है, अच्छा, ये जो जोसेफ बाप्टिस्टा थे, ये पहले प्रेसिडेंट थे तिलक के, जो होम रूल थी, है ना, और एनसी केलकर इनके सेक्रेटरी थे। जबकि जो एनी बेसेंट की होम रूल थी, उसमें सेक्रेटरी कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसमें थे एनसी केलकर तिलक के, और जॉर्ज यूल एनी बेसेंट के होम रूल लीग के। ओके, अच्छा, इनका जो एरिया था ना, वो डिवाइडेड था, मतलब जो दोनों का, एनी बेसेंट का एंड तिलक का, दोनों का एरिया डिवाइडेड था, ताकि आपस में मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, तो जो तिलक का एरिया था, तिलक का, उसमें पूरा कर्नाटका और महाराष्ट्र आता था। ठीक है, और महाराष्ट्र में भी बॉम्बे नहीं आता था, बॉम्बे एनी बेसेंट के पास था। ठीक है, तो तिलक के पास क्या हो गया? कर्नाटका, महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे एंड सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ये 4 जगह थे। जबकि इन 4 जगह के अलावा जितना भी एरिया था, वो एनी बेसेंट के पास था। ठीक है, तो बड़ा एरिया किसके पास हो गया? एनी बेसेंट के पास। ओके, तो ये जो दोनों लीग थी, वो कभी मर्ज नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो ये थे ना, तिलक के जो होम रूल लीग थे, उसके जो मेंबर्स थे, वो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, उनको सपोर्ट नहीं करते थे। ये देखो लिखा हुआ है, सम ऑफ तिलक सपोर्टर डू नॉट लाइक मी एंड सम ऑफ माई सपोर्टर्स डू नॉट लाइक हिम, दिस डज नॉट मीन वी बोथ हैड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये किसने कहा था? एनी बेसेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी के बारे में। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो पहले तो इनका सबसे पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका बर्थ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ईयर याद रखना। ठीक है, डेट तो याद रहती है, बट ईयर भी पूछा जाता है। ओके, इनकी कहाँ पर पैदा हुए थे? पोरबंदर, गुजरात में आई है। ओके, इनकी प्राइमरी एजुकेशन राजकोट में हुई। उसके बाद इन्होंने मैरिज कर ली कस्तूरबा गांधी से, जब ये 13 साल की उम्र के थे। इन्होंने बैरिस्टर की ट्रेनिंग ली, कहाँ से? द इनर टेम्पल, लंदन में आई है। ओके, फिर ये दीवान भी बने थे, वांकनेर एंड राजकोट के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना कि यहाँ के दीवान थे। इनको काबा गांधी भी बोला जाता है। ओके, फिर इन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस बनाई थी साउथ अफ्रीका में। ओके, टॉलस्टॉय फार्म अपने एक कलीग के साथ मिलकर बनाया था इन्होंने। एक न्यूज़पेपर भी लिखा था, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने? एक आश्रम बनवाया था फिनिक्स में। ठीक है, फिनिक्स कहाँ है? डरबन। ओके, साउथ अफ्रीका में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में, ये याद रखने हैं। फिर अगला देखते हैं, जब ये 24 ईयर्स के थे 1893 में, तो इनको डरबन में फिर से जाना पड़ा, है ना, साउथ अफ्रीका में। किसके लिए? एक केस लड़ रहे थे दादा अब्दुल्ला का। एक कौन थे? एक गुजराती ट्रेडर थे। ठीक है, तो 1893 में गए, उसके बाद ये 21 साल बाद वापस आए 1915 में। ठीक है, और जब ये आए थे 9 जनवरी को, तो उस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस। ओके, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछ सकते हैं। ओके, फिर आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही मेट जीके गोखले, है ना, ये इनके पॉलिटिकल मेंटोर भी थे। फिर इन्होंने पहला कौन सा सेशन था कांग्रेस का जिसमें इन्होंने पार्ट लिया था? तो वो था 1901 का। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आए 1915 में थे इंडिया वापस, बट ऐसा नहीं है कि उसके बीच में इंडिया वापस आए नहीं होंगे, है ना, परमानेंटली इंडिया वापस आ गए थे 1915 में। इनका पहला सेशन 1901 में था। ओके, इसी कांग्रेस सेशन में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था अफ्रीका के लिए। ठीक है, दिस सेशन वॉज चेयर्ड बाय दिनशॉ वाचा। ओके, इनका नाम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? ड्रेन ऑफ वेल्थ में, है ना। जीके गोखले का भी वहीं पे पढ़ा था, सॉरी, दादा भाई नरोजी का पढ़ा था वहीं पे, है ना। और कौन थे? MG रनाडे। इन 3 लोग हम लोग नाम पढ़ते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में। ठीक है, फिर देखो, ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल गांधी जी स्टार्टेड इन 1917 स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह एट बिहार। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस क्या था? ऐसे याद कर लो, केक होता है ना, तो ऐसे याद कर लो, इसमें ई हटा दो, तो सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था। ओके, तो ये क्लियर हो गया। फिर देखते हैं, ये देखो चंपारण आ गया। ठीक है, चंपारण एंड खेड़ा, ये दोनों फार्मर मूवमेंट थे। ठीक है, तो चंपारण क्या था? चंपारण में 3 कटिया सिस्टम चल रहा था, है ना। तो 3 कटिया सिस्टम हम लोग ने और कहाँ पे पढ़ा है? ये हम लोग ने इंडिगो रिवॉल्ट में पढ़ा था, है ना। तो उसी वही था, ये ऑलरेडी हम लोग ये कवर कर चुके हैं। अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स गांधी जी स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह। ओके, फिर इसमें क्या था? इसके बाद जब इनका मतलब रिकमेंडेशन आ गई थी इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो प्लांटेशन वर्कर्स अग्रीड टू रिटर्न द 25% ऑफ इलीगली कलेक्टेड मनी। ठीक है, तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो मान गए थे कि 25% इनको वापस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, पंडित राजकुमार शुक्ला, इन्हीं ने परसुएट किया था इनको, गांधी जी को, चंपारण आने के लिए। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, पंडित राजकुमार शुक्ला। ओके, और कौन कौन से लोग इनके साथ गए थे चंपारण? आचार्य JP कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण, राजकिशोर प्रसाद एक्सेट्रा। ओके, NG रंगा अपोज द गांधी जी सपोर्ट टू चंपारण मूवमेंट। तो ये भी याद रखना,
ये जो NG रंगा थे ये अपोज इन्होंने किया था। ओके, फिर जबकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने टाइटल दिया था इनको महात्मा का। ओके, इसी चंपारण के टाइम पर ही। ठीक है, तो ये याद रखना, महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब दिया था? चंपारण सत्याग्रह के टाइम पर। ओके, उसके बाद क्या हुआ? चंपारण के बाद इनका नेक्स्ट मूवमेंट फिर अहमदाबाद में चला था। ये किसके अगेंस्ट था? ये कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट था। ठीक है, तो जो यहाँ के कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे उनको प्लेग बोनस नहीं मिला था, ये लिखा है प्लेग बोनस। ठीक है, तो इसी के लिए था। तो गांधी जी ने कहा था कि आप लोग ट्रिब्यूनल में जाओ। ठीक है, और इसी के लिए उनको मतलब इनकरेज करने के लिए, वर्कर्स को इनकरेज करने के लिए ये खुद ही फास्टिंग पे बैठ गए थे, स्ट्राइक पे बैठ गए थे। ठीक है, तो बाद में फिर ट्रिब्यूनल ने इनको 35% कंपनसेशन का रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, तो अब चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, नेक्स्ट खेड़ा में आ गई है। ओके, खेड़ा में क्या था कि क्रॉप्स का फेलियर हो गया था, उसकी वजह से अब ये दे तो पाएंगे नहीं क्रॉप्स, है ना, तो इसकी वजह से जो वहाँ के सरकार थी, ब्रिटिशर्स वगैरह थे, तो इनको कुछ लीनियंसी से नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि जो रेवेन्यू है वो तो तुमको देना ही पड़ेगा, क्रॉप फेल हो गए उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये वहाँ पे था, इसी के लिए उन्होंने फिर लड़ाई करी गांधी जी ने। ये देखो, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ओके, तो हम लोगों ने चंपारण देख लिया, अहमदाबाद देख लिया, खेड़ा देख लिया। अच्छा, इनको ये जो फादर ऑफ नेशन बोला जाता है ना गांधी जी को, ये किसने बोला था? ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ठीक है, कब? 1944 में। क्या बोला था? द फाइनल बैटल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस हैड स्टार्टेड, फादर ऑफ नेशन, वी नीड योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस ऑन दिस एक्सपेडिशन। ओके, तो ये टाइटल किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, फिर देख लो, सुशीला नायर वॉज द पर्सनल डॉक्टर ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो इनका नाम भी याद कर लेना, सुशीला नायर। ओके, अच्छा, इनको क्या हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में थर्ड AC में जा रहे थे, है ना, सॉरी फर्स्ट AC में जा रहे थे ट्रेन में, तो इनको उतार दिया गया था ट्रेन से। ठीक है, कौन से स्टेशन पे इनको उतार दिया गया था? उसका नाम इंपॉर्टेंट है, पीटर मार्टिसबर्ग। पीटर मार्टिसबर्ग। ओके, ये स्टेशन का नाम है। इस स्टेशन पे इनको उतार दिया गया था। क्यों? क्योंकि भाई मतलब उस टाइम पर रेसिज्म बहुत चल रहा था। ठीक है, अपार्थाइड सिस्टम जो है ना, मतलब ब्लैक्स को और वाइट्स लोग बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो उसी के लिए इनको उतार दिया था। ठीक है, तो इसीलिए ये मीम वायरल हो रहा था जब अभी T20 वर्ल्ड कप में हराया था ना इंडिया ने साउथ अफ्रीका को, तो वहीं पे यही बोल रहा है कि गांधी जी को ट्रेन से क्या उतारा, है ना। चलो अब देखते हैं, चार्ल्स एंड्रयूज़, इनका दूसरा नाम क्या था? मतलब इनका निकनेम था दीनबंधु एंड्रयूज़। ठीक है, यही इनके साथ गांधी जी के साथ फिनिक्स आश्रम इन्हीं ने बनाया था। दीनबंधु का जो टाइटल था वो भी गांधी जी ने ही दिया था इनको। ओके, ये प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के 1925 और 1927 में, और जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उनके साथ यही गए थे। ठीक है, चार्ल्स एंड्रयूज़, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द ईयर 1934 ही रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस। ओके, उसके बाद फिर इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं करी थी। तो अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है कब तक थे गांधी जी कांग्रेस में, तो 1934 तक, उसके बाद उन्होंने फिर कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी थी। ओके, फिर देखते हैं, चलो ये था पूरा गांधी जी के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभास। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें क्या याद रखना है? एक तो लोकेशन याद कर लेना कि वो कहाँ पे थी और किसने लीड करी थी। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक थी किसान सभा, ये किसने बनाई थी? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय। ओके, किसान सभा यूपी, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय। ओके, नेक्स्ट सहजानंद सरस्वती, है ना, इन्होंने किसान सभा बनाई थी कहाँ पर? बिहार में। ओके, सहजानंद सरस्वती क्या बनाया? किसान सभा, कहाँ पर? बिहार में। ओके, इनकी सेवा देखकर इसीलिए इनको नाम दे दिया गया था किसान प्राण। ठीक है, ये मतलब फार्मर्स के लिए वेलफेयर का काम करते थे। ठीक है, इसलिए इनका निकनेम दे दिया था किसान प्राण। अच्छा, एक और ऑर्गेनाइजेशन थी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। ठीक है, एक बाद में इनका इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया किसान सभा कर दिया गया था। ये लखनऊ में ओरिजिनेटेड थी, वो भी इन्हीं ने फॉर्म करी थी। ओके, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे, मतलब ये इनके प्रेसिडेंट थे, फॉर्म नहीं की थी, और NG रंगा जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, अच्छा, फिर एका मूवमेंट, इसको लीड किसने किया था? मदारी पासा। ओके, इसका लोकेशन क्या थी? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर। ठीक है, मतलब यूपी वाला जो रीजन है। ओके, फिर अच्छा, इसके एक वो भी याद कर लेना, सीक्वेंस, है ना, कभी कभी सीक्वेंस पे अरेंज करने को दे देता है। तो जैसे ये किसान सभा थी, ये 1918 में थी। ओके, फिर ये ऑल इंडिया किसान सभा ये 1936 में थी, एका मूवमेंट 1921 था। ओके, तो ये भी एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेना, याद हो जाए तो अच्छी बात है। फिर वल्लभ भाई पटेल ने भी एक पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, कहाँ पर? बरदौली में। ठीक है, इसीलिए इसको बरदौली सत्याग्रह नाम दिया गया है, और यहीं पर जो वहाँ की वुमेंस थी ना बरदौली की, इन्होंने टाइटल दिया था इनको सरदार। ठीक है, तो यहीं से इनका नाम पड़ गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, इन्हीं के ऊपर है पुलिस अकेडमी हमारी, है ना, जहाँ पे IPS की ट्रेनिंग होती है। लवासना किसके? लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर है। ठीक है, IAS वाली। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। इसका तो ईयर याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट क्या था? वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसको चेयरमैन कौन थे? जस्टिस सिडनी रॉलेट।
ठीक है, 1917 में बनाई थी। बेसिकली ये किस लिए बनाई गई थी कि उस टाइम पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, है ना, तो उसको कर्ब करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएँ, इसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था कि आप मतलब जो भी वो होगा, संदिग्ध व्यक्ति होगा ना, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, उन सबको तुम अरेस्ट कर सकते हो बिना किसी ट्रायल के, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता था, नो वकील, नो अपील, नो दलील, ठीक है, इसी को ही बोला जाता था, ये याद कर लेना रॉलेट एक्ट को, ओके। फिर रॉलेट एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड शैम्सफोर्ड, इनको याद कर लेना, ठीक है। तो ये तो वैसे भी याद रह जाएंगे, इनका और कहाँ पे नाम आता है, जो 1919 के रिफॉर्म्स आए थे ना, 1919 के, है ना, मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो चैम्सफोर्ड ये यही थे, वाइसरॉय थे ये उस टाइम पर, ओके। और मोंटागू कौन थे, SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ओके। फर्स्ट बोल्ड स्टेप ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स इन इसी के अगेंस्ट था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट बिग इवेंट मतलब नेशनल मूवमेंट कौन था गांधी जी का, अभी तक सब लोकल चल रहे थे, जैसे हम लोग ने देखा ना, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया, तो ये लोकल मूवमेंट चल रहे थे। ऑल इंडिया लेवल पर पहला स्टेप कौन सा था, रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट, ओके। तो ये रॉलेट एक्ट देख लिया, अब देख लेते हैं जलियांवाला बाग। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919, ये पूरी की पूरी डेट याद करनी है, रटनी है, कई बार पूछ चुका है ये डेट, ठीक है। 13 अप्रैल 1919, इस दिन प्रोटेस्ट चल रहा था, किसके अगेंस्ट, दो पॉपुलर लीडर अरेस्ट हो गए थे, कौन कौन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, इन ये दोनों अरेस्ट हो गए थे, तो इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कहाँ पर, जलियांवाला बाग में, ओके, अमृतसर में ये। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन अच्छा बैसाखी का दिन भी था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जलियांवाला बाग में जब लोग इकट्ठे हो गए बहुत सारे, तो ये जो जनरल रेजिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ठीक है, इसको बस डायर याद रख लो, बाकी मत याद रखो, ठीक है। तो इन्होंने, डायर ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया ओपन फायर का, जितने भी अनार्म्ड पीसफुल गैदरिंग हो रही थी ना, उन पे ओपन फायर करवा दिया, ठीक है, जिसमें से कि ज़्यादा हज़ारों लोग मारे गए थे, ओके। तो यही था पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। आफ्टर द हार्ड डिसेक्टिंग मैसेकर एट जलियांवाला बाग, इसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो टाइटल ऑफ नाइट था, है ना, वो रिटर्न कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये याद रखना, ठीक है। टाइटल ऑफ नाइट रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब वापस किया था, जलियांवाला बाग मैसेकर में। और शंकर नायर थे जो, है ना, शंकरन नायर, इन्होंने रिजाइन कर दिया था वाइसरॉय की काउंसिल से। हंटर कमीशन फॉर्म हुई थी इसी को इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है। बट हंटर कमीशन ने भी उन पर कोई, ये जो डायर थे ना, उन पर कोई एलिगेशन लगाए नहीं थे, उनको छोड़ दिया था, ठीक है। तो फिर इसी की वजह से बाद में फिर डायर को किसने मारा था जाके, उधम सिंह ने, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में हम लोग ने पढ़ा था, ओके। इसका मूवी भी बनी थी, ओके। CH सितलवड़, पंडित जगत नारायण एंड सुल्तान अहमद खान, ठीक है, इसके मेंबर थे, ये जो हंटर कमीशन बनी थी ना, इसके मेंबर थे ये सब। फिर देखते हैं, जनरल डायर वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ड्यूटी, ठीक है, उसको सिर्फ ड्यूटी से निकाला गया था, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे थे, ओके। और इनको बल्कि हीरो की तरह ट्रीट किया गया था इंग्लैंड में, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था, लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ओके। इसके लिए इनको सॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। फिर ये उधम सिंह भाई, इन्होंने बजा के फिर इनको मारा था, सर माइकल और डायर, ओके। तो यही था पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर, ओके। अच्छा, इसमें मोंटागू थे उस टाइम पर, ये तो हम लोग ने देख ही लिया, 1919 की बात चल रही है, ठीक है, तो वही होंगे। फिर देख लेते हैं खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब खिलाफत मूवमेंट क्या था, खिलाफत मूवमेंट बेसिकली, इसको बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि टर्की में एक किंग टाइप का समझ लो, कैलिफेट, ठीक है, मुस्लिम्स के कैलिफेट थे, उनको इन्होंने डिसमेंबर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। क्योंकि क्यों कर दिया था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, ठीक है, तो ये इनके अगेंस्ट में थे। तो ब्रिटिशर्स जब जीत गए तो उन्होंने टर्की को डिसमेंबर कर दिया था, मतलब उनके जो कैलिफेट थे उनको हटा दिया था थ्रोन से। तो इसी बात की लड़ाई थी, मुस्लिम इनसे गुस्सा थे ब्रिटिशर्स से कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना, उनको बहुत मानते थे, सुल्तान ऑफ टर्की बोलते थे उनको, ओके। तो इस वजह से गुस्से में थे मुस्लिम लोग, तो इसी के अगेंस्ट पूरा खिलाफत मूवमेंट था। तो गांधी जी की भी एंट्री हो गई थी उस टाइम पर। तो गांधी जी ने देखा कि अच्छा मौका है कि जितने ही मुस्लिम्स हैं उनको साथ मिला सकते हैं इसके बहाने, खिलाफत मूवमेंट के बहाने, ठीक है। और होम रूल लीग तो चल ही रहा था, है ना, तिलक और एनी बेसेंट वाला, ठीक है। तो मास मूवमेंट की ज़रूरत थी, तो वो उन्होंने, गांधी जी ने एक मौका ढूंढा और इसको अपने आप, मतलब इनके जो NCM था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके साथ मर्ज कर लिया, ठीक है। इसी वजह से हम लोग देखेंगे NCM में जो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये था पूरा खिलाफत मूवमेंट। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन मेंबर्स थे। शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल खान, हज़रत मोहानी एंड डॉक्टर अंसारी, ठीक है, ये सब खिलाफत कमेटी के मेंबर थे। ये देखो वही बताया, सुल्तान ऑफ टर्की, कैलिफेट ऑफ मुस्लिम एम्पायर बाय द इंडियन मुस्लिम्स। गांधी जी लोग, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो भी बताया इंडो मुस्लिम यूनिटी के लिए, ठीक है। और क्या था, ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट हाकिम अजमल खान डिनाउंस द टाइटल ऑफ हाजिक उल मुल्क, ओके। तो ये याद रखना, हाजिक उल मुल्क, इसका टाइटल इन्होंने रिनाउंस कर दिया था, वापस कर दिया था हाकिम अजमल खान ने, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अगेंस्ट द लिंकिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट टू नेशंस फ्रीडम, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्ट में नहीं थे कि आप NCM और खिलाफत मूवमेंट को मर्ज करो, ये इसके अगेंस्ट में थे। बट ही सजेस्टेड गांधी जी नॉट टू ब्रिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स, ही वॉज अगेंस्ट द गांधी जी पार्टिसिपेशन, भाई बोल रहा है,
ठीक है, तो ये था खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं NCM, ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर दिया था उसी के साथ। तो इसका 1920 में हुआ था, पहले तो ये याद रखो। ओके, गांधी जी लॉन्च्ड NCM ऑन 1 अगस्त 1920, ठीक है, तो ईयर याद कर लो बस, बाकी ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बंगाल एंड नदर्न इंडिया, ये इसी रीजन में ज़्यादातर कंसनट्रेटेड था, ठीक है, साउथ में इतना नहीं था। ओके, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने कोर्ट छोड़ दिया था, ठीक है, बॉयकॉट कर दिया था कोर्ट को, और सब इस मूवमेंट में शामिल हो गए थे। ओके, इन्होंने बोला था गांधी जी ने कि अगर आप मेरी बताई हुई बातों पे चलते रहोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्रीडम 1 साल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। द प्लान वॉज प्रिपेयर्ड फॉर अ टोटल बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट टाइटल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन गुड्स, ठीक है, तो ये सब बॉयकॉट करने का था, और कोर्ट भी बॉयकॉट कर दी थी लोगों ने। तो ये था NCM हमारा मूवमेंट। अच्छा, इसमें कम्युनल यूनिटी भी थी, जो हम लोगों ने अभी देखा, खिलाफत मर्ज हो गया था इस वजह से, क्योंकि मासिव पार्टिसिपेशन था मुस्लिम्स का। एट द टाइम व्हेन गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया, ब्रिटेन वॉज एट वर्ल्ड वॉर। ही सपोर्टेड ब्रिटेन इन द वॉर फॉर विच ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ केसर-ए-हिंद, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर इन्होंने उनको साथ दिया था गांधी जी ने ब्रिटेन का, इसी वजह से इनको टाइटल दिया गया था केसर-ए-हिंद, ब्रिटिशर्स ने दिया था। तो इसको भी इन्होंने वापस कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। ओके, और क्या था, ये जो जमन लाल थे, जमन लाल बजाज, ठीक है, जमन नहीं होगा, ये जमुना लाल बजाज होगा, ठीक है, स्पेलिंग है जमुना लाल बजाज, इन्होंने भी एक टाइटल राय बहादुर का वापस कर दिया था, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जो टाइटल्स है ना वो सारे कब किसने डिनाउंस किए, है ना, तो उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए याद करना पड़ेगा। तिलक सपोर्टेड द NCM बट हिज डेथ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मूवमेंट मेड हिम अनेबल टू सी द फ्रूट्स ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, मतलब जिस दिन NCM स्टार्ट हुआ उसी दिन तिलक की डेथ हो गई थी, ठीक है, तो वो देख नहीं पाए थे। अच्छा, NCM का एंड कैसे हुआ, चौरी चौरा मूवमेंट, सॉरी मूवमेंट नहीं, इंसिडेंट। ओके, तो बेसिकली क्या था, चौरी चौरा एक प्लेस है, कहाँ पर, गोरखपुर के पास में, यूपी में, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने फायर कर दिया था पब्लिक पर, तो पब्लिक गुस्से में आके पुलिस वालों पर मतलब मारपीट करने लगी, और पूरे जो भी पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी थी, ठीक है। तो ये वायलेंस देख के गांधी जी गुस्सा गए, उन्होंने ये जो NCM था वो वापस ले लिया, ठीक है, तो यही था चौरी चौरा मूवमेंट, सॉरी इंसिडेंट, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या कहा था कि हमको क्रिएटिव प्रोग्राम्स पर फोकस करना चाहिए रादर देन मूवमेंट और प्रोटेस्ट, ठीक है, तो ये कुछ एक डिफरेंट ओपिनियन था। ओके, और इन्होंने क्या कहा था कि जो बर्निंग ऑफ क्लोथ्स है, मतलब हम लोग NCM में क्या कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन, है ना, उनके मतलब जितने भी उनके क्लोथ्स वगैरह हैं तो हम लोग लेते हैं, उन सबको बर्न कर दो, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था ये बर्न करना तो मतलब फालतू की बातें हैं ना, ये बर्निंग तो रिसोर्सेज का बर्बादी है ना, रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो, तो इस पर कोई वाइस डिसीजन नहीं है, दिस इज़ अनवाइस एंड स्टर्न वेस्ट, ये कहा था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके, NCM के टाइम पर। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद थोड़ा शांति हो गई थी, है ना, उसमें भी दो पार्ट डिवाइड हो गए थे। अब देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, 1920 से लेके 1922 तक। ओके, अब इसके बाद कोई भी मूवमेंट, मेजर मूवमेंट नहीं होगा, मास मूवमेंट, ठीक है, इसके बाद सीधे फिर साइमन कमीशन ही आएगा, कब आएगा, 1927 में, तब जाके थोड़ी हलचल मचेगी। तो ये जो बीच के 5 साल है ना, 1922 से 27 तक, इसमें कुछ मेजर एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ था, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे कांग्रेस, है ना, बट इस बार सूरत स्प्लिट की तरह ये लोग चाहते थे कि मतलब सूरत स्प्लिट की तरह ना हो, है ना, उसमें क्या हुआ था, फिर टोटल इनएक्टिविटी हो गई थी। तो इन्होंने आपस में ही पहले सूरत स्प्लिट में तो क्या हुआ था कि एक्सट्रीमिस्ट को बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया था कांग्रेस से, बट इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस से के अंदर ही 2 पार्टी डिवाइड हो गई थी, ठीक है। कौन सी 2 पार्टी, एक थी जो बोल रही थी हम लोग को काउंसिल में एंट्री लेनी चाहिए, है ना, और एक बोल रही थी नहीं, हमको काउंसिल में एंट्री लेंगे तो फिर हम भी जाके करप्ट हो जाएंगे, पावर एक बार हाथ में आ जाएगी तो फिर हम लोग करप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही डिवाइड हो गए थे, स्वराजिस्ट एंड नॉन स्वराजिस्ट। ओके, अब देखते हैं, तो ये जो स्वराजिस्ट थे ना, उन्हीं ने ये स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी। अब देखो, लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोथ एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल वर एस्टैब्लिश्ड, है ना, 1919 का जो रिफॉर्म था उसमें दोनों जगह लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हो गई थी, सेंट्रल में भी प्रोविंशियल में भी, ठीक है, तो वही ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, ये जो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने ये उसमें थे, मतलब जो बोल रहे थे ना कि हम लोग को अंदर से रिफॉर्म लाने चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है, तो वही ये सब लिखा हुआ है। CR दास, देन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट एंड फॉर्म द पार्टी, ठीक है, इन्होंने पार्टी बनाई थी कौन सी, स्वराज पार्टी, 1923 में, किसके साथ, मोतीलाल नेहरू जी के साथ। ओके, CR दास इसके प्रेसिडेंट बन गए थे, मोतीलाल नेहरू जनरल सेक्रेटरी। ओके, वैसे ही मद्रास में जो स्वराज पार्टी बनी थी वो किसने बनाई थी, श्रीनिवास अयंगर, और NC केलकर भी इसका पार्ट थे स्वराज पार्टी का, ठीक है। अच्छा, जो इलेक्शन ऑफ विट्ठल भाई पटेल एज ए स्पीकर, इनको स्पीकर बना दिया गया था, ये मेजर अचीवमेंट था इनका। ओके, और जो CR दास थे उनको देशबंधु भी बोला जाता है, ठीक है, देशबंधु मतलब द फ्रेंड ऑफ नेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन, है ना, इसका ईयर याद रखना 1927, ये कई बार सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, 4 चीज़ें दे रखी होती हैं, इनको सीक्वेंस में लगाओ, उसमें साइमन कमीशन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, तो 1927 ये ईयर याद रखना। बेसिकली साइमन कमीशन क्या था,
1900, इसको समझ लेते हैं बैकग्राउंड। 1919 में रिफॉर्म्स आए थे, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो उसमें क्या प्रोविज़न था कि 10 साल के लिए था, 10 ईयर्स के लिए। तो 1929 में फिर से रिफॉर्म्स आने थे, है ना। तो इसी रिफॉर्म्स के लिए ही साइमन कमीशन फॉर्म हुआ था कि इस रिफॉर्म में क्या क्या होना चाहिए। अब इसमें दिक्कत क्या थी, साइमन कमीशन को सबने बॉयकॉट क्यों किया, है ना। बॉयकॉट इसलिए किया क्योंकि इसके जितने भी मेंबर्स थे वो सब वाइट थे, वाइट मतलब ब्रिटिशर्स थे। तो इसी बात के लिए इनको बॉयकॉट किया गया कि तुम हमारे लिए रिफॉर्म्स ला रहे हो और हमें को इंक्लूड नहीं किया, है ना। इसमें कोई भी एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सब वाइट मेंबर थे। और कितने टोटल मेंबर थे, 7 मेंबर्स, 7 वाइट मेंबर्स। ओके, तो ये था पूरा साइमन कमीशन। देखो पढ़ लो, ऑल वाइट कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन वो सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये भी याद करना है, स्टैनली बेल्डविन। ओके, जब साइमन कमीशन आया था तब पीएम इंग्लैंड के कौन थे, स्टैनली बेल्डविन। अब ये देखो वही सब लिखा हुआ है, जॉर्ज साइमन थे, 7 मेंबर थे, वाइट कमीशन था, ठीक है। इस कमीशन का अराइवल कब हुआ था, 3 फरवरी 1928, ठीक है। अब ये जॉन साइमन थे, ये लिबरल पार्टी से थे, ठीक है। जबकि जो क्लेमेंट एटली थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, वो भी इसका पार्ट थे, ठीक है। मतलब जो जब इंडिपेंडेंस मिली ना इंडिया को, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली, वो भी इस वाइट कमीशन का पार्ट थे, साइमन कमीशन का। ओके, ये लेबर पार्टी से आते हैं। ओके, तो ये हो गया साइमन कमीशन लिबरल पार्टी से, क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से आते हैं। फिर नेक्स्ट, अच्छा इसी में ये भी देख लो, जब साइमन कमीशन आया था ना तो लोगों ने साइमन गो बैक का नारा लगाया था, ठीक है। और ऐसे ही पंजाब में भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहाँ पे लाजपत राय भी पार्ट लिया था इन्होंने भी। तो इन्होंने क्या किया था, मतलब इनकी सर पर लाठी लग गई थी, लाठी चार्ज की वजह से। तो इसकी वजह से इनको फैटल इंजरी हो गई थी सर में, इसकी वजह से फिर इनकी डेथ हो गई। ओके, इनको और पंजाब केसरी भी बोला जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी के रिस्पॉन्स में फिर नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि हम लोग, मतलब जो कांग्रेस थी वो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन ने ऐसा कुछ दिया नहीं, ठीक है। एक नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, ठीक है। हेड किया था मोतीलाल नेहरू ने, तो जवाहरलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे, ठीक है। इसमें टोटल 9 मेंबर्स थे इसमें, जिसमें कि 2 मुस्लिम मेंबर्स भी थे, ठीक है। बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि उनको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है। इसी वजह से फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू जी गुस्सा हो जाएंगे, वो बोलेंगे हमको नहीं, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके, चलो, दिस रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड द फंडामेंटल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। क्या क्या, जैसे कि ये देख लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, असेंबली हो गया, फ्रीडम ऑफ पब्लिश न्यूज़पेपर हो गया, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन हो गया, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट की शुरुआत यहीं से हुई थी, नेहरू रिपोर्ट से। अच्छा, 1928 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग फाउंड करी, है ना। जो भी बताया ना, जवाहरलाल नेहरू गुस्सा हो गए थे कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उसी के लिए गुस्सा होकर अलग हो गए थे। इन्होंने बनाई थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है, टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओके, इंस्टेड ऑफ डोमिनियन स्टेटस। अब देखो नेक्स्ट, एक कलकत्ता सेशन भी हुआ था 1928 में ही, है ना। उसमें बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया गया था कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसकी आप रिकमेंडेशन मान लो, नहीं तो फिर क्या होगा कि हम लोग मास मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, ठीक है। बट फिर वही हुआ कि ब्रिटिशर्स ने तो कुछ सुना नहीं, तो इसी वजह से फिर पूर्ण स्वराज लॉन्च हुआ था, ठीक है। लाहौर सेशन में इसको एंडोर्स किया गया था, इसको हेड किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ओके। और इसी के मिडनाइट में इंडियन फ्लैग भी होस्ट हुआ था, किसने किया था, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि, ओके। इसी वजह से 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। जबकि काम तो कब हो गया था, 26 नवंबर को ही काम पूरा हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 2 महीने इसीलिए रुके थे क्योंकि पूर्ण स्वराज डे वाले दिन हम लोग को ये बनाना था, ओके। अगला देखते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कब हुआ था, 1930, ठीक है। महात्मा गांधी बॉस, इनको लीडरशिप दे दी गई थी महात्मा गांधी को, ठीक है। इसमें पहले तो ये याद कर लो, मतलब ईयर याद कर लो, 1930, ओके। किसने लीडरशिप किसके हाथ में थी, महात्मा गांधी के हाथ में, ठीक है। इसको स्टार्ट कैसे किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इसको स्टार्ट किया था डांडी मार्च से, ठीक है। तो जो गांधी जी का फेमस डांडी मार्च है उसी से स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ से कहाँ तक था डांडी मार्च, साबरमती से डांडी तक, ठीक है। डांडी मार्च बेसिकली क्या था, ये लोग जो सॉल्ट लॉ थे उसको वायलेट करना चाहते थे इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सॉल्ट लॉ क्या था कि लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी, मतलब जो सॉल्ट होता है ना, उसको नहीं ला सकते हैं, उसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उस पर भी टैक्स लगता था, ठीक है। तो उसी को वायलेट किया था इन्होंने, ओके। कब स्टार्ट हुआ था, इनकी 24 डेज़ की जर्नी थी, है ना। ये याद कर लेना, बीपीएससी में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो डांडी से चल के, साबरमती से चल के डांडी पहुंचे थे कब, 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। इस दिन उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, सॉल्ट का लंप उठाकर, ठीक है। ये बेसिकली एक सिंबल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने का, ओके। और क्या था इसमें, सुभाष चंद्र बोस, इसी में इन्होंने कंपेयर किया था, इनकी जो मार्च थी ना, ये डांडी मार्च, इसको इन्होंने कंपेयर किया था मार्च ऑफ नेपोलियन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस, ठीक है। ये भी फेमस है, मार्च ऑफ नेपोलियन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस, इसको कंपेयर किया था गांधी जी के डांडी मार्च से, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, ओके। अच्छा, ये जो मूवमेंट था इसको तमिलनाडु में लीड किसने किया था, राजगोपालाचारी, ओके। फिर डांडी मार्च के बाद इनका क्या प्लान था गांधी जी का कि धरसाना सॉल्ट गोडाउन, इस पर मतलब दावा बोलेंगे, ठीक है, इस पर रेड करेंगे।
तो इसकी वजह से इनको गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया रेड करने से पहले ही। तो गांधी जी के बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया था, इनके बाद लीडर कौन होगा, अब्बास त्याबजी, ठीक है। तो इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो इनके बाद कौन लीडर बना, सरोजनी नायडू, ठीक है। तो इन्होंने फाइनली जाके रेड की तरसाना सॉल्ट गोडाउन को, ठीक है। ये जो पूरा इंसिडेंट था ये वेब मिलर, ठीक है, इन्होंने, ये अमेरिकन रिपोर्टर थे, इन्होंने कवर किया था। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब जितना भी ये पाकिस्तान वाला एरिया है ना, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन थी खुदाई खिदमतगार। ये किसने फाउंड करी थी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इसको रेड टी शर्ट भी बोला जाता है, रेड टी शर्ट मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। तो ये याद रखना किसने करी थी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, जो मणिपुर में भी इसका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, इसका बड़ा रोल था। इसको किसने लीड किया था, गैडिन ल्यू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी एज सिर्फ 13 उम्र की थी ये जब इन्होंने इसमें पार्ट लिया था। ओके, ये नागा ट्राइबल वुमेन थी। द मूवमेंट लेड बाय हर इज कॉल्ड जिया तरंग मूवमेंट, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही नाम था यहाँ पर मणिपुर में, जिया तरंग मूवमेंट। किसने लीड किया था, लेडी गैडिन ल्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गांधी अरविंद पैक्ट। अब इसका भी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बेसिकली क्या था, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था ये बहुत ही तेज़ी पकड़ रहा था, है ना, इसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा था। तो इसी की वजह से जो उस टाइम पे अरविंद थे वाइसरॉय, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, ठीक है। गांधी जी अरेस्ट हो चुके थे, तो गांधी जी को जेल से छोड़कर इन्होंने इनको बुलाया कि चलो बैठकर बातें करते हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसको इन्होंने अरविंद ने क्या प्रपोज किया कि चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है। उसने आपकी बातें सुनेगी, आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो यही था गांधी अरविंद पैक्ट। बेसिकली गांधी जी ने क्या कहा था कि, मतलब अरविंद ने पहले क्या कहा था ये देख लेते हैं। अरविंद ने कहा था कि एक तो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाइए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दीजिए। ये दोनों डिमांड थी अरविंद की, ठीक है। तो ये दोनों डिमांड गांधी जी ने मान ली थी। अब ऐसी कौन सी, मतलब क्यों मानी गांधी जी ने, गांधी जी ने भी अपनी डिमांड रखी। जैसे क्या क्या, कि एक तो वो, मतलब ये जो लीडरशिप है ना, उसको ये लोग विड्रॉ कर लेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक तो ये बंद कर देंगे, ये बोला गांधी जी ने। और बोला अरविंद से कि जितनी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, है ना, जिनके पास, मतलब जिनके ऊपर वायलेंस का चार्जेस नहीं है, उन सबको छोड़ दो, ठीक है। और जो पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं उसका हम लोग को राइट दो, उसके लिए आप हमको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। और जो सॉल्ट बना रहे हैं, मतलब सॉल्ट पर जो टैक्स लगता है उसको भी हटा दो, ठीक है। मतलब हम लोग खुद कंजम्पशन के लिए परमिशन दे दो कि हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं, ओके। और क्या था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मान गए थे गांधी जी। तो ये था पूरा गांधी अरविंद पैक्ट, ओके। अच्छा, लोग इससे गुस्सा थे गांधी अरविंद पैक्ट से, क्यों, क्योंकि जो उस टाइम पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, है ना, इनका, मतलब इनको फांसी दी जा रही थी, तो इसको नहीं रोक पाए थे गांधी जी। जबकि इनके पास मौका था कि, मतलब एक तरह से अरविंद झुक गए थे इनके सामने, गांधी जी के सामने, कि आप किसी भी तरह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चाहते तो गांधी जी रोक सकते थे इनका जो फांसी थी, बट फिर वही था कि गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट में थे, है ना, और भगत सिंह ने तो बॉम्ब फेंका था, तो इस वजह से वो गांधी जी ने नहीं रोका, ठीक है। तो ये वही वही लिखा हुआ है ये, ओके, कि पीपल क्यों डिसअपॉइंटेड थे। अब देखते हैं कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, है ना। इसमें क्या था कि जो कराची सेशन था 1931 का, ठीक है, इसमें वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इसी में गांधी अरविंद पैक्ट को पास किया था। मतलब बेसिकली क्या था, इसमें बोला था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग पार्ट लेंगे। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी देख लो, जिसमें टोटल 3 हुई थी, है ना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था, ठीक है। सेकंड में कांग्रेस ने पार्ट लिया था, कांग्रेस में भी किसने, महात्मा गांधी जी ने, ओके। और थर्ड में फिर से कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन है जो तीनों में पार्ट लिया था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो BR अम्बेडकर, ओके। इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट सेशन वेयर पूर्ण स्वराज वाज डिफाइंड, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, इसको डिफाइन किया गया था इसी सेशन में, कराची सेशन में। तो ये दो चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो गांधी अरविंद पैक्ट पास किया था और पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया था। और जो रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है, वो भी यहीं पे पास हुआ था, मतलब पास नहीं, सॉरी, ड्राफ्ट हुआ था। किसने ड्राफ्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू। और किसकी हेल्प ली थी इन्होंने, MN रॉय की, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी भी, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें हुई थी इसमें कराची सेशन में। बेसिकली क्या हुआ था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो गांधी अरविंद पैक्ट पास हुआ, इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, गांधी अरविंद पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको ड्राफ्ट किया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, विद द हेल्प ऑफ MN रॉय, ओके। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इस टर्म को पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज बोला था, कराची सेशन को, ओके। इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का बता ही दिया, ठीक है, 3 हुई थी। अच्छा, KT पॉलंग रिप्रेजेंटेड द क्रिश्चियंस को किसने किया था रिप्रेजेंट, KT पॉल, ओके। महात्मा गांधी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी बता दिया, ओके। इसी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और कौन कौन थे, सरोजनी नायडू थी, मदन मोहन मालवीय थे, एनी बेसेंट भी थी, ठीक है। BR अम्बेडकर तो तीनों में ही थे, ये देखो वही लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। बेसिकली कम्युनल का अवार्ड क्या था वो समझ लेते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। क्या हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो तो फेल हो गई थी, है ना। फेल भी क्यों हुई थी, इसमें एक क्वेश्चन, मतलब डेडलॉक हो गया था किसके बीच में, BR अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में। किसको लेकर, दलित तो नहीं, मतलब बोल सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर बहस हो गई थी, डेडलॉक हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ के जो PM थे, रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने कहा कि इसका आप कुछ सॉल्यूशन निकालो आप लोग आपस में,
नहीं तो फिर हम कुछ करेंगे। तो इसका कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाया। ओके, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया। अब अवार्ड दिए, कोई वो प्राइज़ वाला अवार्ड नहीं है, एक कम्युनल अवार्ड, एक तरह का मतलब समझ लो अग्रीमेंट टाइप का समझ लो, डिसीजन था इनका। इन्होंने क्या कहा कि हम लोग सबको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, सिर्फ मुस्लिम्स एंड सिख्स, इन दोनों को सेपरेट इलेक्टोरेट देते थे। ठीक है, बट इसके बाद बी आर अम्बेडकर का इन्फ्लुएंस की वजह से बाकी कम्युनिटीज़ को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने लगा। जैसे कि किसको, दलित्स हो गए, है ना, क्रिश्चियंस हो गए, इन सबको देखो लिखा हुआ है मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट देने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी वापस आ गए थे और इन्होंने फिर से CDM स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने CDM स्टार्ट किया, इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और जेल में डाल दिया। ठीक है, कौन से जेल में, येरावड़ा जेल में, येरावड़ा। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ, कम्युनल अवार्ड के खिलाफ इन्होंने फास्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, येरावड़ा जेल अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड विच एंडेड विद अ पूना पैक्ट बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी जी। ठीक है, तो इस फास्ट को लेके, फास्ट अनटू डेथ, ओके, इसी को लेके फिर इनको बीच में सुलह हुई और इन्होंने क्या कहा कि चलो अम्बेडकर जी को बुलाओ और ऐसा करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो आप, बट इसकी जगह हम लोग आपको कुछ रिजर्व सीटें दे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर BR अम्बेडकर जी मान गए थे। ठीक है, तो अच्छा, ये जो पूना पैक्ट था, इसको पूना पैक्ट बोलते हैं, जो हुआ था ना अम्बेडकर और गांधी के बीच में। तो ये किसने साइन किया था, अम्बेडकर जी ने, और गांधी जी की तरफ से कौन था, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी, मतलब पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था, तो अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि अम्बेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी के बीच में था। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, दलित्स को, और मदन मोहन मालवीय कम्युनिटी ऑफ हिंदूज। ओके, अच्छा, इसमें जो रिजर्वेशन मिला था वो कितना मिला था कि जो उसमें प्रोविंसेस में 71 सीट से 148 इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और सेंट्रल में 18% जनरल सीट्स रिजर्व कर देंगे। ठीक है, इतना रिजर्वेशन मिला था। उसके बाद क्या हुआ, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, पॉलिटिक्स तो नहीं छोड़ दी, मतलब कांग्रेस छोड़ दिया। ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा था 1934 में इन्होंने कांग्रेस को लीव कर दिया था। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स से ज़्यादा जो वहाँ की कह सकते हो जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उन पर ध्यान दिया, जैसे अनटचेबिलिटी वगैरह था, है ना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। ओके, इसी वजह से इन्होंने ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग भी बनाई थी। ओके, बाद में इसका नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ कर दिया था। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, घनश्याम दास बिरला। ओके, घनश्याम दास बिरला। ओके, अच्छा, BR अम्बेडकर जी ने भी एक बनाई थी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ओके, डिप्रेस क्लास लीग किसने बनाई थी, बाबू जगजीवन राम ने। ओके, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ये MC राजा ने बनाई थी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एंड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ओके, ये अम्बेडकर जी ने बनवाई थी और ये MC राजा ने। ओके, उसके बाद देखते हैं डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये कहाँ से आई। तो सबसे पहले जो आइडिया था ना सेपरेट होमलैंड का, मतलब सेपरेट कंट्री का, वो इकबाल ने दिया था। ओके, कब, इलाहाबाद सेशन में। ठीक है, इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। जबकि जो पाकिस्तान वर्ड था वो किसने दिया था, एक स्टूडेंट थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने दिया था। अच्छा, ये जो पाकिस्तान नाम भी था वो फर्स्ट लेटर से मिला के बनाया गया था। जो पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस है ना, उनको मिला के बनाया गया था, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कश्मीर, सिंध, बलोचिस्तान। ओके, अच्छा, जो 22 से 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग की सेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, जिसको चेयर किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना में। AC में इन्होंने मतलब प्रपोज किया था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। ओके, अच्छा, इनको मोहम्मद अली जिन्ना को ही सरोजनी नायडू ने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था। ठीक है, बट इन्होंने ही बाद में फिर पाकिस्तान को अलग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये 1940 में हुआ था। ओके, अच्छा, इसको यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं सीक्वेंस वाले। ये वाला जो पीरियड है ना 1935 से लेके 1947 तक, इसमें सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है ना, इसको ऐसे याद कर लो। ट्रिक तो क्या ही है, मतलब निमोनिक ही समझ लो, छोटा मोटा। AICQV कैम। ठीक है, तो ये याद कर लो, सारे सीक्वेंस याद हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं AICQV कैम, ऐसे 4 पार्ट में याद रखो, AICQV कैम, है ना। जैसे AIC का फुल फॉर्म कुछ भी बना सकते हो, ऑल इंडिया कमेटी टाइप। ठीक है, AICQV कैम, ऐसे याद कर लो। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, A से क्या आएगा हमारा, ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, उसके बाद I से आएगा इंडिविजुअल सत्याग्रह, फिर C से क्या आएगा, क्रिप्स मिशन। ठीक है, फिर Q से क्या आएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर W से आएगा वेवल प्लान। ओके, और फिर E से इलेक्शन हुए थे। उसके बाद कैम से क्या है, C से है कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। A से एटली स्टेटमेंट। ओके, और फिर M से लास्ट माउंटबेटन प्लान। ठीक है, तो ये पूरी टाइमलाइन हो गई, इसको ऐसे याद रख सकते हो। ओके, AICQV कैम, ऑगस्ट ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट,
विवल प्लान, इलेक्शन, कैबिनेट मिशन प्लान, एटली स्टेटमेंट, माउंटबेटन प्लान, उसके बाद इंडिपेंडेंस। ओके, अब देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था। ठीक है, तो ये 1940 में हुआ था। ये क्यों हुआ था, बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ठीक है, तो अब गांधी जी का क्या कहना था कि इस टाइम जो हमारा एनिमी है, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, वो कमज़ोर हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनका हमको फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, इनकी कमज़ोरी का, बट ऐसा भी नहीं शो करना चाहिए कि हम लोग कमज़ोर हैं। ठीक है, तो हम लोग कमज़ोर ना शो करें अपने आप को, इस वजह से हम लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता था, एक इंडिविजुअल जाता था, वो जाके प्रोटेस्ट करता था, सबको मतलब स्पीच देता था। ठीक है, तो इससे ये शो हो रहा था कि हम डर नहीं रहे हैं आपसे। ठीक है, हम अकेले भी काम कर सकते हैं। ओके, आफ्टर रिजेक्टिंग द ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, ये देखो ऑगस्ट ऑफर रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह आया। ठीक है, अच्छा इसमें क्या याद रखना है कि सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन थे, दूसरे कौन थे, बस ये याद रखना है। ओके, विनोबा भावे ये पहले थे, दूसरे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा सर्वोदय, इसी बार पहले फर्स्ट सर्वोदय वर्ड वॉज फर्स्टली यूज बाय महात्मा गांधी इसी के टाइम पर, इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम पर। ओके, और ये सर्वोदय समाज था वो इन्होंने ही बनाया था, विनोबा भावे। ओके, किसके लिए, ये ताकि जो आइडियल्स हैं ना गांधी जी के, इनको फॉलो कर सकें। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब ये देखो आ गया ना वही सीक्वेंस, इंडिविजुअल सत्याग्रह हो गया, अब क्रिप्स मिशन पे आ जाते हैं। तो क्रिप्स मिशन क्या था, इसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली क्या था, क्रिप्स मिशन को समझने से पहले थोड़ा ये ऑगस्ट ऑफर समझ लेते हैं। ठीक है, ऑगस्ट ऑफर क्या था कि इस टाइम तक वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो रहा था, है ना, हिटलर अटैक करने वाला था ब्रिटेन के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो थोड़े कॉन्सिलेटरी मूव उसमें आ गए, मूड में। कॉन्सिलेटरी मूव मतलब क्या होता है कि मतलब मनाने के मूव में आ गए, ताकि इंडिया का हम लोग को सपोर्ट रहे। ठीक है, इंडिया हमारी तरफ से लड़े। ठीक है, तो इसी के लिए ऑगस्ट ऑफर आया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि ठीक है हम तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इन्होंने मान लिया था कि हम आपको इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, बट इस टाइम तक बहुत लेट हो गया था डोमिनियन स्टेटस के लिए, सॉरी डोमिनियन स्टेटस के लिए। अब लोग क्या कर रहे थे, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इससे हमको कम कुछ भी नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस जैसी लॉलीपॉप हमको मत पकड़ाओ, अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ऑगस्ट ऑफर फिर रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, इसी वजह से इसको नेहरू जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, इट इज़ अ डेड एज डोर नेल, डेड एज डोर नेल। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जब किसी लकड़ी के टुकड़े में जब नेल डाल दोगे तो फिर अब वो बेकार हो जाएगी। उसी तरह उन्होंने कहा था कि जो डोमिनियन स्टेटस है वो हमारे लिए वेस्ट है, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो ये था ऑगस्ट ऑफर। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, इन्होंने मान लिया ठीक है अब तुमको जो ऑगस्ट ऑफर में चाहिए था हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस तुमको दे देंगे। इसके साथ बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर कोई स्टेट अलग होना चाहता है ना, राइट टू सिसीड बोलते हैं जिसको, है ना, राइट टू सिसीड, कि अगर कोई अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस बात पर फिर कांग्रेस ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्रिप्स मिशन को भी। अच्छा, मुस्लिम लीग ने इसको क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इनको पाकिस्तान नहीं मिला था इसमें। ठीक है, इसमें पाकिस्तान की कोई बात नहीं हुई थी, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही ने रिजेक्ट कर दिया था क्रिप्स मिशन। ओके, चलो अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखो वही सब लिखा हुआ है, आफ्टर वॉर डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, इंडिया शुड बी गिवन राइट टू फॉर्म देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो वही सब बातें बताई गई हैं इसमें। ओके, इसमें देखो इन्होंने गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था। पोस्ट डेटेड चेक का बेसिकली क्या मतलब होता है कि जब डेट निकल जाए उस डेट का तुम हमको चेक दे रहे हो, है ना, निकल नहीं जाए मतलब फ्यूचर की डेट का हमको चेक दे रहे हो। बेसिकली इन्होंने यही तो बोला था कि जब वॉर हो जाएगा तब हम तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, तो फ्यूचर का क्या भरोसा, तुम फिर से पलट जाओ। तो इस वजह से इन्होंने इसको कंपेयर किया था पोस्ट डेटेड चेक से। ओके, जी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ये ऑफिशियल नेगोशिएटर्स थे कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको समझ लेते हैं पहले। चलो इधर समझते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। बेसिकली ये क्या था, इसके इमीडिएट कॉजेज़ पहले तो देख लो। बेसिकली क्या हो रहा था, इंडिया में इधर से जापान आ रहे थे, जापानीज़ आ रहे थे अटैक करने, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, है ना, इसके अगेंस्ट में थे जापान वाले, है ना, इसी वजह से तो फिर यहाँ पे वो बॉम्ब फेंक दिया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में। ठीक है, तो जापान वाले गुस्साए हुए थे, इधर से एडवांस कर रहे थे अटैक करने के लिए, और जो ब्रिटिशर्स थे वो साउथ ईस्ट एशिया में भी हार चुके थे, है ना, यहाँ पे भी इनको डिफीट मिली थी। तो और भी क्या था कि मतलब इंग्लैंड में भी यहाँ पे हिटलर इन पर अटैक कर रहा था, तो ये बैकफुट पे थे ब्रिटिशर्स, इस टाइम पर बैकफुट में थे। तो इसी के अगेंस्ट फिर क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने। इसी में डू और डाई का भी वो दिया था, करो या मरो, है ना, स्लोगन दिया था गांधी जी ने। ठीक है, और क्या था इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, गांधी जी ने मतलब सॉरी चलो देखते हैं, गांधी जी ने लोगों को एडवाइस दी थी क्या क्या, एक तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो रिज़ाइन मत करो, है ना, बल्कि जो कांग्रेस को एलिजेंस दिखाओ दे, मतलब बोलो कि हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। आर्मी वालों को क्या बोला था कि आप आर्मी लीव मत करो, बट जो इतने भी इंडियंस हैं उन पर फायर मत करो। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स थे, है ना, उनको भी बोला था कि आप स्टडीज़ लीव मत करो, लेकिन कांग्रेस मतलब जितना भी कांग्रेस वगैरह का प्रोटेस्ट में साथ दो। ओके, पीजेंट्स, इनको क्या बोला था, पीजेंट्स को बोला था
कि आप टैक्स दो, अगर जो भी आपका ज़मींदार है ना, वो अगर कांग्रेस को सपोर्ट करता है तब तो उसको टैक्स दो, लेकिन अगर कांग्रेस को वो सपोर्ट नहीं करता है, अगर ब्रिटिशर्स को साथ देता है, ठीक है, तो उसको टैक्स मत दो, ये बोला था। ओके, तो ये पूरा था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, इसी टाइम पर कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ क्यों चल रही थी? क्योंकि जितने भी मेजर लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो जितने भी एक्टिविटी थी वो एक तरह से बंदोबस्ती हो गई थी, ठीक है। इसी वजह से इन लोगों को अंडरग्राउंड एक्टिविटी चलानी पड़ी थी। जैसे एक रेडियो चलाती थी उषा मेहता, है ना, इन पर मूवी बनी थी, है ना। तो ऐसे कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। और कौन थे इसमें अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में? राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, अरुणा असफ अली थी, उषा मेहता थी, है ना, बीजू पटनायक थे, छोटू भाई पुरायन थे, अच्युत पांडे थे, सुचेता कृपलानी थी, है ना। तो इस टाइप के कुछ लोग थे, उस समय यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, उषा मेहता, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया। ओके, और कुछ पैरेलल गवर्नमेंट भी बन गई थी, जैसे बलिया किसके अंडर में? चित्तू पांडे, तामलुक, है ना, बंगाल में, और सतारा महाराष्ट्र में भी। यहाँ पे कौन चला रहा था? प्रति। ओके, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट का नाम था प्रति। ओके, इसके मेन लीडर कौन थे? YB चवन एंड नाना पाटिल। ओके, तो ये था पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना, बाकी इसकी पूरी जितनी भी समरी है ना वो बता दी है। अच्छा, इसको किसी ने अपोज भी किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, है ना, मतलब जिन्होंने पार्ट नहीं लिया था। उसमें कौन कौन थे? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। तो इन चारों का नाम याद रखना, ठीक है, इन्होंने अपोज किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र जो बोस थे उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक में। ये कहाँ पर है? ओडिशा। ओके, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और इन्होंने पास किया था इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, IAS वाला, ठीक है। उस टाइम पर इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे इसको। ओके, 1920 में इन्होंने पास किया था। उसके बाद ये कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट बने थे, 1938 में और ये 1939 में, है ना, हरिपुरा सेशन। फिर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1939 में हरिपुरा सेशन में, है ना, और क्या बना लिया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद ये जर्मनी में चले गए थे, है ना, 1942 में। वहाँ पे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। ओके, इसी वजह से इनको नेताजी भी बोला जाता था, इनका निकनेम नेताजी था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको टाइटल दिया था देश नायक का, और महात्मा गांधी ने इनको क्या टाइटल दिया था? पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने जर्मनी जाकर वहाँ का जो फॉरेन डिपार्टमेंट था उसकी हेल्प से द फ्री इंडिया सेंटर बनाया। ओके, और जो वहाँ का डिक्टेटर थे एडोल्फ हिटलर, उनकी हेल्प से एक छोटी सी आर्मी भी डेवलप करी और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई। ओके, तो जितने भी वहाँ के 10,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे उन सबको रिक्रूट किया इन्होंने आर्मी में, और उस आर्मी का नाम क्या दिया? द फ्री इंडियन लीजन। ओके, अच्छा, आज़ाद हिंद फौज, है ना, ये किसने बेसिकली फाउंड करी थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। ओके, ये इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। तो जब ब्रिटिश आर्मी जब वापस जा रही थी जापान से हारने के बाद, तो इन्होंने कैप्टन मोहन सिंह ने जापान से हाथ मिला लिए थे, ठीक है। तो फिर जापान ने क्या किया था? जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे वो इनको दे दिए थे मोहन सिंह को। ओके, उन सबको इन्होंने रिक्रूट कर दिया था आज़ाद हिंद फौज में, ठीक है। उसी को ही बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज। ओके, ये देखो, द मोहन सिंह अग्रीड एंड अंडर हिज लीडरशिप ही फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज को ही फिर बाद में रिक्रूट करके, मतलब जितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको रिक्रूट करके इंडियन नेशनल आर्मी INA ये बना था। ओके, तो INA का आइडिया किसका था? जियानी प्रीतम सिंह एंड इवाइची फुजिमारा, ठीक है। ये जापानीज थे, ये इंडियन थे। ओके, और इसकी INA की लीडरशिप किसको दी? मोहन सिंह को। ओके, तो इसकी जो फर्स्ट डिवीज़न वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इतने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, कैप्टन मोहन सिंह इसके फर्स्ट कमांडर थे, ये देख ही लिया। ओके, उसके बाद रास बिहारी बोस ने इसकी कमांड, INA की कमांड किसको दे दी? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। तो ये याद रखना, INA सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाया था, मोहन सिंह ने बनाया था। इसका आइडिया किसने दिया था? ज्ञानी प्रीतम सिंह एंड इवाची फुजिमारा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया था? एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, है ना, और दूसरा क्या बनाया था? द फ्री इंडियन लीजन, ठीक है, द फ्री इंडियन लीजन, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ईयर याद रखना। ओके, तो कैबिनेट मिशन प्लान बेसिकली क्या था? इस टाइम पर PM कौन बन गए थे? क्लेमेंट एटली, ठीक है, ब्रिटेन के ये PM बन गए थे। तो इन्हीं की अंडर में 3 लोगों की मेंबरशिप, मतलब एक कमेटी बनी थी, ठीक है, जिसने ये प्लान किया था कैबिनेट मिशन प्लान। उन तीनों का नाम याद रखना है। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ओके, दूसरे कौन थे? ये SOS थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लाए थे ना, वो थे। और तीसरे थे AV अलेक्जेंडर, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखने हैं। इन्हीं ने ही प्लान किया था कैबिनेट मिशन प्लान। बेसिकली इसमें क्या था? इसमें जितने भी प्रोविजंस थे उसमें कोशिश की गई थी कि हम लोग वीक सेंटर बनाएं और साथ में स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस बनाएं, ठीक है। तो बेसिकली क्या था? इसमें पूरा फेडरल सिस्टम बनाने की कोशिश करी गई थी, यूनिटरी नहीं बनाई गई थी,
ठीक है, जैसे कि प्रोविजंस थे कि जितनी पावर्स होंगी प्रोविंसेस को दे दी जाएंगी, है ना। सेंटर्स के पास नेग्लिजिबल पावर थी, प्रोविंसेस से सीड भी कर सकते थे, है ना, मतलब हट सकते थे यूनियन से, तो उस टाइप की बातें की गई थी। तो इसको कांग्रेस ने तो रिजेक्ट कर ही दिया था, क्योंकि वही है, ये लोग तोड़ना चाह रहे थे इंडिया को, है ना, फेडरल बनाने की कोशिश कर दी गई थी, सेंटर को वीक कर दिया गया था, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, क्यों? उनकी तो एक ही डिमांड थी उस टाइम पे, पाकिस्तान नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये इसी जिद पड़ गए थे कि इनको पाकिस्तान नहीं मिल रहा, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कैबिनेट मिशन प्लान। तो हम लोग ने ये देख ही लिया, क्लेमेंट एटली, है ना, ये देखो लिखा हुआ है इन तीनों के नाम, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रेप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, ओके, इन तीनों का था। तो इसमें वही सब लिखा गया है कि जो प्रोविंसेस हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ABC, है ना, एक मुस्लिम डोमिनेटेड होगा, है ना, इस टाइप के। तो बेसिकली वही चीज़ होती है, वीक सेंटर, ओके। अच्छा, इसमें और भी कुछ प्रोविजंस थे, जैसे इंडियन डोमिनियन ऑफ इंडिया, इसको इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी। मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान, वो रिजेक्ट कर दी थी, है ना। यूनियन को वीक बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को भी राइट टू सीट दिया गया था, ओके। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, तो इनका नाम याद कर लेना। चलो, अच्छा, इसमें कैबिनेट मिशन में एक बात और हुई थी, इसका मतलब बेसिकली आइडिया क्या था, मतलब इनका जो एम था वो ये था कि इंडिया के लिए हम इंटरिम गवर्नमेंट एक तो बना सकें, ठीक है, और इंडिया के लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, ठीक है। ये 2 काम के लिए आई थी कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो इसी के बाद फिर क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसी के बेसिस पर, कैबिनेट मिशन के बेसिस पर 1946 में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिमांड किसने की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। और इसी डिमांड की वजह से MN रॉय ने पहली बार इसको प्रपोज किया था, ठीक है। और फिर बाद में जाके जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को, ठीक है। कांग्रेस इन फेज 4 सेशन डिफाइंड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ऑल्सो पॉइंटेड आउट इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कैबिनेट मिशन प्लान के रिकमेंडेशन पर बनी थी, ये देख ही लिया। फिर इसमें क्या था, इलेक्शन होना था 296 सीट्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, जिसमें से कि 208 कांग्रेस जीती थी, 73 मुस्लिम लीग जीती थी और 15 अदर्स जीते थे, ओके। अच्छा, इसमें याद ये रखना, मोहम्मद अली जिन्ना इसके पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और जो फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। इस बार आया था UPSC में क्वेश्चन 2024, ओके। फिर 11 दिसंबर को दूसरा सेशन हुआ, ओके। अच्छा, ये क्यों बने थे सच्चिदानंद सिन्हा? क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, है ना, तो बाय कन्वेंशन ओल्डेस्ट मेंबर प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, इसी वजह से ही बने थे। फिर दूसरे सेशन में किसको प्रेसिडेंट बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को, ओके। फिर GV मवलंकर, ये कौन बने? स्पीकर, ओके। तो ये याद रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर देखते हैं इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। इसमें क्या था, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन, किसके पास क्या मिनिस्ट्री थी, बेसिकली ये याद कर लो, ठीक है, और कुछ याद नहीं करना है। 1946 में हुई थी, है ना, ये तो याद ही रहेगा। राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, ओके। बलदेव सिंह को डिफेंस मिला था। फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखा था। असफ अली, इनको रेल एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिली थी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मुस्लिम लीग ने मतलब बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि हमको भी इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करनी है, ठीक है, लॉर्ड वेवल से। तो इसकी वजह से 5 मेंबर लीग के ज्वाइन करा था इंटरिम गवर्नमेंट को, ओके, जिसमें लियाकत अली जो थे उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी, ओके। अबुल कलाम आज़ाद ये मेंबर थे नहीं इंटरिम गवर्नमेंट के। दिस इंटरिम गवर्नमेंट हैड 12 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ 12 कांग्रेस मिनिस्टर्स, सॉरी, ठीक है। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अरुणा असफ अली, C राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, जॉन मठाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफत अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर एंड CH भाभा, ठीक है। तो ये 12 मेंबर्स थे इसमें, ओके। तो इन सबके नाम नहीं याद रखने हैं, बट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। UPSC इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन रिलेटेड था इसमें, ओके। UPPCS में तो मुश्किल ही है इस टाइप का कुछ पूछे, ओके। 3 of these 12 वर टू बी रिमूव्ड व्हेन मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। पहले थे तो 12, बट जब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया तो कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 लोगों को निकाला गया था। कौन किस किस को? सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस एंड सर सफत अहमद को, ओके। फिर कृषक प्रजा पार्टी बनाई गई थी, किसके लीडरशिप में? फजलुल हक, ठीक है। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलके एक कोलिशन बनाया था इलेक्शन जीतने के लिए बंगाल में, ओके। तो वहाँ के बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन थे? SS सुहरावादी, ओके। अच्छा, एक डायरेक्ट एक्शन डे भी बनाया था मुस्लिम लीग ने। डायरेक्ट एक्शन डे कब बनाया था? 16 अगस्त 1946। ये डेट याद रखना। इसको याद करने का तरीका यही है, इंडिपेंडेंस डे +1 ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो 15 अगस्त +1 16 अगस्त 1946 को बनाया था डायरेक्ट एक्शन डे। मतलब बेसिकली क्या है कि अब हमको पाकिस्तान चाहिए, बिना पाकिस्तान के हम नहीं रह सकते हैं, तो उसी के लिए बनाया था। बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पॉसिबल नहीं है, मतलब दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसका मेन पॉइंट क्या था? नोआखली, ठीक है, यहीं पे भी मेन सेंटर था ये सारी एक्टिविटीज़ का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, इसको समझ लेते हैं। बेसिकली क्या था, जब इंडिपेंडेंस हम लोग को मिली थी उस टाइम पर इंग्लैंड के PM कौन थे? क्लीमेंट R एटली, ठीक है। तो इन्होंने माउंट बैटन को भेजा था, ठीक है, माउंट बैटन को भेजा था कि आप जाइए इंडिया
और उसको पीसफुल तरीके से, पीसफुल एंड इंटीग्रेटेड तरीके से उसको, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बोल लो कि उनको इंडिपेंडेंस दिलाओ, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया, ठीक है। इसके लिए इनको भेजा गया था माउंटबेटन को। पर यहाँ पे क्या हो रहा था कि मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान पे अड़ी हुई थी, है ना, तो ये जो पॉइंट था इंटीग्रेटेड रखना जितना हो सके, है ना, तो वो तो नहीं हो पाया था। पाकिस्तान इनएविटेबल हो गया था बनना, मतलब इसका बिना कुछ आगे कोई नहीं पा रहा था, डेडलॉक हो गया था इसमें, ठीक है। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान के लिए ये लोग मान गए थे, कांग्रेस भी, ठीक है, क्योंकि डेडलॉक हो रहा था। तो इसी प्लान को हम लोग माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्लेमेंट एटली ने क्या डेट डिसाइड करी थी? 30 जून 1948। इस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पावर करेंगे, ठीक है। बट बाद में लॉर्ड माउंटबेटन आए और उन्होंने क्या डेट रखी? वही 15 अगस्त 1947, ठीक है। और माउंटबेटन प्लान पास कब हुआ था? 3 जून 1947, ओके। चलो, तो ये था इंडिपेंडेंस तक का। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन हर साल 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करो, ये जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 13 मिनट्स की, है ना, 13 मिनट की टोटल वीडियो है, इसमें सारे जितने भी रिफॉर्म्स हैं, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब अच्छे से, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह हो गया, तो सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है 13 मिनट में, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए थी, बट बिल्कुल ये फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से इसको समझाया है, इसको देख लेना, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग के कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, जैसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, बुक्स, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं स्टेट से, कौन सी बुक किसने लिखी, कौन सी मैगजीन किसने लिखी, है ना, उसके ऑथर्स कौन थे, और वाइसरॉय और गवर्नर जनरल किसने क्या काम किया, है ना, किसके टाइम पर क्या हुआ, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं, इसके लिए घटना चक्र सफिशिएंट नहीं होगी, इसके लिए हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे इसको, ठीक है, अलग अलग वीडियो में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लीव कर रहे हैं, इसको बाद में कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग की पूरी जितनी भी घटना चक्र थी, ये इंडियन हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की, वो कंप्लीट हो गई है, ओके। चलो, थैंक यू। बताना कि कैसी लगी सीरीज़, कीप रिवाइजिंग।